Okay, so I guess we are live. So hello everybody, welcome to the CA Intermediate का Income Tax का regular batch. Hope you all are doing really well. एक बार जल्दी से मुझे बताओ क्या मेरा ऑडियो वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा। गुड मॉर्निंग चिरायु, युक्ति, यशपाल जी, हाँ 4 लोगों के प्रेम भरे गुड मॉर्निंग मेरे पास आ चुके हैं, which indeed means it is a good morning. सर आप फिर से रिद्धि मैडम के बदले आ गए, तो इट्स एन ऑनर टू टेक हर क्लास, इट्स एन ऑनर। ठीक है, आप बताओ कैसे हो? क्या हाल-चाल है? अब तक कैसे कैसे मूड में हो? क्या हाल-चाल है? थोड़ा-सा 1-2 मिनट बातें कर रहा हूँ आपसे, उसके बाद आज के दिन का रिवाइज़ करके आज के दिन की क्लास को चालू करेंगे। जल्दी बताओ। गुड मॉर्निंग वासु। एवरीबॉडी हू इज़ लाइव शुड टेक एडवांटेज ऑफ बीइंग लाइव। हाल-चाल ज़रूर बताओ अपने को, क्योंकि मुझे मोमेंटम सेट करना होता है क्लास का। जिस लेवल पे मैं लेके जाता हूँ ना, उसके लिए मुझे मोमेंटम चाहिए, तो मोमेंटम के लिए आपकी एनर्जी पता होनी चाहिए, एनर्जी के लिए आपके मैसेजेस आना ज़रूरी है। गुड मॉर्निंग सनीश। ओके, चलो पहले रिवाइज़ करते हैं कल का। कल क्या पढ़ा था हमने? सर कल हमने चालू किया था रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। हमने मस्त है सर, बिल्कुल ऑल गुड। दैट इज़ द एनर्जी आई वांट इन दिस क्लास। दैट इज़ द एनर्जी। परफेक्ट सर, हमने चालू किया था लेक्चर नंबर 6, आज लेक्चर नंबर 7 है। हमने चालू किया था रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। सबसे पहले हमने रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना सीखा था। रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए हमने पढ़ा था कि इंडिविजुअल के लिए अलग होता है, एचयूएफ के लिए अलग होता है, एओपी, बीओआई अदर फॉर्म के लिए अलग होता है और कंपनी के लिए अलग होता है। उसमें हमने चालू किया था इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस। इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस सरकार कहती है रेजिडेंशियल स्टेटस अगर निकालना है सेक्शन 61 की 2 बेसिक कंडीशन में से एक कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है तो पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया बन जाता है सर, अदरवाइज सर नॉन रेजिडेंट हो जाता है। 2 बेसिक कंडीशन कौन-सी हैं? सर पहली बेसिक कंडीशन स्टे 182 डेज़ और मोर इन प्रीवियस ईयर होना चाहिए। सेकंड बेसिक कंडीशन क्या कहती है? स्टे ग्रेटर देन इक्वल टू 60 डेज़ इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज़ और मोर इन प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर। सर याद आ रहा है क्या? याद आ रहा है क्या? जल्दी-जल्दी कमेंट में दिल-दिल, बॉम्ब-बॉम्ब, आग-आग देते चलना है आपको। सर इसके अलावा एक बार रेज़िडेंट बन गया तो अपने को देखना पड़ेगा सर क्या वो सेक्शन 66 की तो एडिशनल कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। सर अगर वो दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो क्या बन जाएगा? सर आरओआर बन जाएगा। सर अगर नहीं फुलफिल कर रहा तो आरएनओआर बन जाएगा। सर एडिशनल कंडीशंस कौन-कौन सी हैं? सर कहता है कि जो स्टे है इन इंडिया में 730 डेज़ और मोर होना चाहिए इन प्रीसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर एंड सर सेकंड एडिशनल कंडीशन क्या बोलती है? सर रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 प्रीवियस ईयर आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। ये हमने पढ़ा हुआ है सर एडिशनल कंडीशंस के बारे में। उसके बाद सर हमने कुछ चीज़ों के बारे में बात की थी। क्या बात की थी? सबसे पहले हमने चर्चा की थी कि जो सेकंड कंडीशन है 182 डेज़ 182 डेज़ वाली तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन है अपनी 60 डेज़ और 365 डेज़ वाली। तो 60 डेज़, 365 डेज़ वाली कंडीशन है, ये 3 केसेस में नॉट एप्लीकेबल होती है। पहला कौन-सा सर? एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर कोई इंडिया के बाहर जा रहा है तो अपने को सेकंड कंडीशन नहीं चेक करनी। फर्स्ट कंडीशन के बेसिस पे अगर रेज़िडेंट बनता है तो चेक करेंगे आगे, अदरवाइज़ वो नॉन रेज़िडेंट बन जाएगा। सेकंड केस में सर क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप जब भी आप चेक करोगे तो आप देखोगे सेकंड कंडीशन आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन अपने को चेक ही नहीं करनी। और थर्ड कंडीशन देखना है सर इंडियन सिटीज़न और सर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सर अगर उसकी टोटल इंडियन इनकम अप टू 5 करोड़ की है, अप टू 15 लाख की है, तो उस केस में अपने को सेकंड कंडीशन नहीं देखनी है, सिर्फ फर्स्ट कंडीशन देखनी है। ये बात समझ में आ गई? सर इसमें आपने देखा था कि अगर सर टोटल इंडियन इनकम ग्रेटर देन 15 लाख चली जाती है तो सर उसमें क्या करते हैं? सर उस केस में हम लोग क्या करते हैं? उस केस में सेकंड कंडीशन चेक करेंगे, सेकंड कंडीशन चेक तो करेंगे, लेकिन सर इसमें जो 60 का ईयर है ना, 60 का डेज़ है ना, इसको 120 डेज़ मान लेंगे। और सर ये भी हमने देखा था कि अगर सर वो फर्स्ट कंडीशन के कारण रेज़िडेंट बन रहा है, अगर फर्स्ट कंडीशन के कारण रेज़िडेंट बन रहा है, तो हम एडिशनल कंडीशंस चेक करते हैं। लेकिन अगर इस 120 डेज़ वाली कंडीशन के कारण वो रेज़िडेंट बन जाता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट सर आरएनओआर बन जाता है। ये हमने बेसिक चर्चा की थी। इसके बाद एक और बस हमने चर्चा की थी, जब कभी भी कोई पर्सन फ्लाइट से इंडिया आ रहा है, सर फ्लाइट से या शिप से किससे भी इंडिया आ रहा है, इस दिन एंट्री का डेट अपने को काउंट करना है इंडिया में, एंट्री इन इंडिया और सर एग्जिट भी इंडिया में ही माना जाएगा। सर लेकिन अगर यही कोई क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप है, क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप है तो उसमें एंट्री एंड एग्जिट
एंट्री एंड एग्जिट सर इंडिया के आउटसाइड माना जाएगा। जिस दिन आप शिप में एंटर कर रहे हो उस दिन इंडिया के बाहर माने जाओगे। जिस दिन आप शिप में वापस आ रहे हो सर वो भी इंडिया के बाहर माना जाएगा, ओनली फॉर क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। इतना हमने कल के दिन में पढ़ा था। तो क्या तुम्हें याद आई? बताओ कल चीजें बताओ याद आई क्या? सर आपकी हैंडराइटिंग से तो याद नहीं आ रहा लेकिन शब्दों से तो याद आ गया। बताओ याद आया क्या कि नहीं याद आया? याद आया, परफेक्ट। यस सर, यस सर, यस सर। ओके, ओके, ओके। आज थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इसी इसी कॉन्सेप्ट में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट, 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 सबको याद आ गया, जितने लाइव बैठे सबको याद आ गया। गॉट सर ये हमने पढ़ा था कल के दिन में, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। यानी सर जब कभी भी हमारे सामने आँखों के सामने सर इंडिविजुअल आएगा, तो उसमें हम पहचान लेंगे कि सर कौन-सा रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है बेस्ड ऑन गिवन सिचुएशंस, कितने दिन इंडिया में रुका, कितने दिन पिछले 7 साल में रुका, पिछले 10 साल में कितने टाइम रेसिडेंट था, हम रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट निकाल लेंगे। सर अगर नहीं हुआ तो रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट निकाल लेंगे। सर अगर कंडीशन को फुलफिल नहीं करा 6 की, तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा। या फिर सर अगर एक इंडियन सिटीजन है, इंडिया आ रहा है, 15 लाख से ज़्यादा की इनकम है, 120 दिन के कारण रेसिडेंट बन रहा है, तो भी हम आरएनओआर निकाल लेंगे। जहाँ कोई भी फॉल नहीं करेगा सर वो आरएनआर निकाल लेंगे। सर कंसेप्ट होता है डीम्ड रेसिडेंट का। बहुत ही बहुत ही चिंदी सा कॉन्सेप्ट है डीम्ड रेसिडेंट का। तो डीम्ड रेसिडेंट क्या बोलता है? फॉर एग्जाम्पल हमारे बीच में है यशपाल। यशपाल यशपाल इज एन इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन है यशपाल। ठीक है। लेकिन सर इनका कोई ठिकाना ही नहीं है। ये बिजनेस करने के लिए सर 15 दिन रहते दुबई में, सर 15 दिन रहते इंडिया में, सर यूएसए में रहते हैं 15 दिन। ऐसे करते करते ना सर 17 कंट्रीज में ये हर बार अपना ठिकाना बदलते हैं। 17 कितना होता है तो कोई एक सेकेंड, सर 25 कंट्रीज में अपना ठिकाना बदलते हैं यशपाल। साल में 25 देशों में रह रहे होते हैं। मुझे एक बात बताओ सर 25 देशों में ठिकाना बदल रहे हैं, कहीं के रहने वाले है ही नहीं, इंडिया के भी रेसिडेंट नहीं बने, तो सर क्या इंडिया के पास कोई अधिकार नहीं होना चाहिए? इंडियन सिटीजन है ना वो तो। इंडियन सिटीजन है ना, तो सिर्फ और सिर्फ इस केस में सरकार कहती है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है ना या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है हु इज नॉट रेसिडेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इट्स डोमिसाइल। डोमिसाइल म्हणजे क्या? सर क्योंकि वो कहीं रह नहीं रहा एक जगह पे, इसलिए सर वो कहीं का भी रेसिडेंट नहीं बन पा रहा। बिकॉज ऑफ डोमिसाइल अगर वो रेसिडेंट नहीं है तो उस केस में क्या मानेंगे? यशपाल विल बिकम रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सर लेकिन वो रेसिडेंट आरएनओआर बनेगा हमेशा के लिए। सर आरओआर नहीं बनने वाला, आरएनओआर बनने वाला है। यानी इंडियन तो बनेगा लेकिन कच्चा पक्का इंडियन बनने वाला है। सर वो इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कैसे बने हैं एक बार समझा दो। इंडियन सिटीजन देखो, अगर आप इंडिया में पैदा हुए हो तो इंडियन सिटीजन हो जाते हो। मतलब आज की डेट में क्या होता है, 1976 से पहले जो इंडिया में पैदा होता था वो इंडियन सिटीजन बन जाता था। 1976 के बाद अगर आपके पेरेंट्स सिटीजन है और आप इंडिया में पैदा हुए हो, आप पेरेंट्स में से कोई भी एक जना सिटीजन है और आप इंडिया में पैदा हो रहे हो तो आप सिटीजन बन जाते हो। और 2008 के बाद क्या हुआ, दोनों पेरेंट्स सिटीजन होने चाहिए और आप इंडिया में पैदा हो रहे हो तो फिर आप सिटीजन बन जाते हो। और यही सर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है, आप या फिर आपके पेरेंट्स या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स सर या तो इंडिया में पैदा हुए हैं या तो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हैं, या तो इंडिया में या तो अनडिवाइडेड पार्टीशन से पहले अगर पैदा हुए इंडिया के मेन लैंड पे तो उस केस में आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बन जाते हो। समझ में आया क्या चिरायु? यानी मैं क्या बता रहा हूँ सर, डीम्ड रेसिडेंट के बारे में क्या बात कर रहा हूँ सर, अगर कोई भी पर्सन है जो कि इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इंडियन सिटीजन है या तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इसका सर कोई ठिकाना ही नहीं है, जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है सर, हर देश में 15-15 दिन रह रहा है, हर देश में थोड़ा-थोड़ा टाइम स्टे कर रहा है, सर कहीं पे भी रेसिडेंट नहीं बन रहा, कहीं पे भी नहीं रेसिडेंट बन रहा। हर देश का एक क्राइटेरिया होगा ना रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने का।
किसी देश में 5-15 दिन रहने किसी किसी देश में 1 महीना रहने के लिए रेज़िडेंट बन जाते होगे। किसी देश में 180 दिन होता है, किसी देश में 200 दिन रहता है, किसी देश में 365 डेज़ होता है। हर देश का अलग-अलग क्राइटेरिया रहता है। किसी भी देश का क्राइटेरिया यशपाल फुलफिल नहीं कर रहा है, सरकार बोलती है, भारत सरकार बोलती है कि हम उसको इंडिया का रेज़िडेंट बना देंगे। बट सर कौन-सा रेज़िडेंट बनाएँगे? रेज़िडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेज़िडेंट बनाने वाले हैं। गॉट दिस पॉइंट? यस सर अपने को ये पॉइंट समझ में आ गया। इस पॉइंट में कोई भी दिक्कत नहीं है। सर अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं व्हिच इज़ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ जीएफ। एक बार सर बुक से रीड कर लें क्या जो पढ़ा है? एक बार बुक से भी रीड कर लेते हैं, कुछ रह तो नहीं गया? तो कई बार मेरे को भी डाउट होता है कुछ मेरे से रह गया हो तो? सर रेसिडेंशियल स्टेटस आप हर प्रीवियस ईयर के लिए निकालोगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप हर प्रीवियस ईयर के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस निकालोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए अगर वो रेसिडेंट है, तो आप अगले साल के लिए मान लो कि रेसिडेंट हो जाएगा या पिछले साल के लिए मान लो रेसिडेंट हो जाएगा। यू कैन नॉट अस्यूम दैट। You have to find out residential status for every previous year. You cannot assume that he will be resident if he is resident for one time. सेकंड सर अगर रेसिडेंट बन जाता है तो इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है, आउटसाइड इंडियन टैक्सेबल भी हो जाती है सर इंडिया में। लेकिन अगर नॉन रेसिडेंट होता है तो सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम ही टैक्सेबल होती है। सर इंडिविजुअल के लिए हमने पढ़ा था सेक्शन 61 की कोई भी एक बेसिक कंडीशन फुलफिल कर ली, युक्ति है क्राइटेरिया। मैं आऊँगा इसमें, मेरे से वो रह गया था, मैं आऊँगा इसमें। है, इसमें भी है। इसलिए बुक पे रेफर करवाता हूँ, कभी अगर कोई पॉइंट रह जाए ना तो इसलिए बुक पे भी रेफर करते रहना चाहिए। सर अगर इंडिविजुअल कोई भी सेक्शन 61 की कोई भी एक कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो रेसिडेंट बन जाता है। सर स्टे अगर 182 डेज इन प्रीवियस ईयर है या फिर सर स्टे 60 डेज का है एंड 365 डेज इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। सर फॉर काउंटिंग नंबर ऑफ डेज एंट्री एंड एग्जिट डेज शैल बी टेकन इन इंडिया। सेकंड कंडीशन जो है ना अपनी 63-65 डेज वाली 3 कंडीशन से वैलिड नहीं होती। सर कौन-कौन सी? सबसे पहले सर इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप अगर क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप है तो उस केस में भी अपने को सेकंड कंडीशन नहीं देखनी है। इसमें बस ध्यान देना है कि जब कोई भी एंट्री और एग्जिट डेट है इसको शिप से एक्सक्लूड करना है, इंडिया से एक्सक्लूड करना है आपको। तो थर्ड कहता है इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिटिंग इंडिया whose Indian total income is up to 15 lakh रुपए in previous year. Person of Indian origin means he or his parents or grandparents were born in undivided India. ठीक है। रेसिडेंट इंडिविजुअल जैसे ही सर सेक्शन 61 की कंडीशन को फुलफिल करता है रेसिडेंट बन जाता है। सेक्शन 66 की 2 एडिशनल कंडीशंस आ जाती हैं। अगर दोनों को फुलफिल करेगा तो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा। अगर दोनों में से एक भी फुलफिल नहीं कर पा रहा तो रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाता है। कंडीशंस दे रखी है। इसके बाद सर हमने वो देखा हुआ था कि अगर कोई इंडियन पर्सन है, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसने सर जिसने टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा की है तो अपने को सेकंड कंडीशन चेक करनी पड़ती है 63-65 वाली। इसमें 60 के बदले 120 करना पड़ जाता है। The deemed resident में कहता है सर if a Indian citizen or person of Indian origin has total income of greater than 15 lakh and he is not taxable elsewhere because of reason of like domicile, then he shall be deemed resident, ordinary resident. सर इसमें क्या करना है? इसमें वापस वही 15 लाख की इनकम पकड़नी है। डीम्ड रेसिडेंट के केस में भी ना अपने को 15 लाख वाली इनकम को पकड़ के चलना है। यानी सर अगर 15 लाख से ज्यादा उसकी इंडियन इनकम है तो ही उसको डीम्ड रेसिडेंट बनाएंगे, अदरवाइज उसको डीम्ड रेसिडेंट नहीं बनाएंगे। दिस इज द वन पॉइंट युक्ति ने पॉइंट आउट किया। वेल डन युक्ति। ध्यान देना, टीम रेसिडेंट के लिए क्या होगा सर अगर कोई पर्सन किसी भी देश का रेसिडेंट नहीं बन पा रहा बिकॉज़ ऑफ रीज़न लाइक डोमिसाइल नहीं रह ही नहीं रहा किसी भी देश में इसलिए रेसिडेंट नहीं बन पा रहा और उसकी टोटल इंडियन इनकम 15 लाख से ज़्यादा की है और वो इंडियन सिटीज़न भी है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी है, उस केस में क्या करेंगे उसको इंडिया का रेसिडेंट बना देंगे। ठीक है? सर आगे आते हैं एचयूएफ के बारे में जानते हैं थोड़ा-सा एचयूएफ के बारे में कैसे निकालते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस। सर एचयूएफ के लिए सिंपल फंडा ये है कि अफेयर्स कहाँ से कंट्रोल हो रहे हैं? होलली और पार्टली फ्रॉम इंडिया। अगर सर एचयूएफ के अफेयर्स ना होनली और पार्टली फ्रॉम इंडिया का कंट्रोल हो रहे हैं, अगर एचयूएफ के कोई भी अफेयर्स यस 15 लाख से कम होगी तो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। होनली और पार्टली फ्रॉम इंडिया है तो सर इस केस में क्या हो जाएगा एचयूएफ रेसिडेंट बन जाएगा। और सर दूसरे केस में सर अगर होलली आउटसाइड इंडिया है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ के लिए पहले क्या देखना पड़ता है अपने को अफेयर्स ऑफ एचयूएफ आर बी
मैनेज्ड। तो जो अफेयर्स होते हैं ना एचयूएफ की डे टू डे एक्टिविटीज, डिसीजन मेकिंग, बिजनेस एक्टिविटीज, सर वो कहाँ से मैनेज हो रही है? अगर एचयूएफ को कंट्रोल सिर्फ इंडिया से किया जा रहा है, थोड़ा बहुत ही सही इंडिया से किया जा रहा है या पूरी तरह से इंडिया से किया जा रहा है, सर उस एचयूएफ को हम रेसिडेंट मान लेंगे। और अगर सर पूरी तरह से इंडिया के बाहर से एचयूएफ कंट्रोल हो रहा है, उस केस में क्या मानेंगे? सर हम मानेंगे नॉन रेसिडेंट। कोई दिक्कत है इस पॉइंट में एचयूएफ में? अगर रेसिडेंट बन गया तो सर रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कैसे बनेगा? सर रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कैसे बनेगा? सर इसके लिए आपको देखना पड़ेगा वेदर कर्ता ऑफ एचयूएफ फुलफिल्स बोथ एडिशनल कंडीशंस अंडर सेक्शन 66। यानी सिंपल फंडा रख दिया एचयूएफ का, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं, अपने को कुछ दिमाग नहीं लगाना सर। अगर एचयूएफ के अफेयर्स इंडिया से कंट्रोल हो रहे हैं तो रेसिडेंट बन जाएगी, इंडिया से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो नॉन रेसिडेंट बन जाएगी। सर एक बार रेसिडेंट बन गई तो फिर आगे क्या करना है? सर कहते हैं कर्ता को पकड़ो। एचयूएफ का जो कर्ता होता है ना सर, सीनियर मोस्ट मेंबर, उसको पकड़ो। अगर सीनियर मोस्ट मेंबर सेक्शन 66 की दोनों एडिशनल कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है तो एचयूएफ रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगी, अदरवाइज सर रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगी। एचयूएफ के केस में थोड़ा समझ में कम आ रही चीज है, एचयूएफ के केस में समझ में नहीं आ रही थोड़ी सी, सुनो ना एक सेकंड, इधर इधर देखो इधर। एक एग्जांपल लो सर, सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, बिल्कुल एग्जांपल से कुछ नया नहीं सिखा रहा, एक सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ। सर फॉर एग्जांपल एचयूएफ है, राहुल एचयूएफ। सर राहुल एचयूएफ रजिस्टर्ड इन इंडिया है, रजिस्टर्ड इन इंडिया है। सर क्या रजिस्टर्ड इन इंडिया होने से वो रेसिडेंट बन जाएगा? राइट आंसर इज नो, इट विल नॉट बिकम रेसिडेंट जस्ट बिकॉज इट इज रजिस्टर्ड इन इंडिया। ठीक है सर। राहुल एचयूएफ का काम क्या है? सर राहुल एचयूएफ सेल्स करती है सर, बिजनेस करती है, एज इन बिजनेस करती है। बिजनेस कर कहाँ का कर रही है? सर रशिया में बिजनेस कर रही है, चाइना में बिजनेस कर रही है, सर इंडिया में भी बिजनेस कर रही है। सर हमको क्या पकड़ना है? राहुल एचयूएफ को चलाने का जो चलाने वाला जो मालिक है ना, राहुल, राहुल एंड फैमिली, वो कहाँ रह रहे हैं, कहाँ से मैनेज कर रहे हैं। यानी अगर सर राहुल एचयूएफ को चलाने के लिए अगर इंडिया में बैठा हुआ है ना राहुल, इंडिया में बैठ के राहुल चला रहा है ना एचयूएफ को, तो इस केस में क्या बन जाएगा सर? रेसिडेंट बन जाएगी वो। अगर इंडिया में बैठ के राहुल एचयूएफ को चला रहे हैं, राहुल एचयूएफ को चला रहा है ना, तो फिर इस केस में रेसिडेंट बन जाएगी। लेकिन अगर सर नहीं, राहुल लंदन में बैठा हुआ है, राहुल लंदन में बैठा हुआ है, राहुल कभी इंडिया आया ही नहीं, राहुल कभी इंडिया में आया ही नहीं, तो क्या हो जाएगा सर? इस केस में नॉन रेसिडेंट बन जाएगी। सर अगर राहुल इंडिया में बैठ के अगर चला रहा है ना बिजनेस, राहुल इंडिया में बैठ के चला रहा है ना बिजनेस, यानी एचयूएफ रेसिडेंट हो गई, तो एचयूएफ की जो भी सर रशिया की इनकम है, चाइना की इनकम है, इंडिया की इनकम है, सर ये तीनों इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन अगर सर यही राहुल लंदन में बैठ के अगर बिजनेस चला रहा है, राहुल लंदन में बैठ के बिजनेस चला रहा है, तो एचयूएफ नॉन रेसिडेंट हो गई। तो सर उस केस में रशिया की और चाइना की इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ इंडिया की इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। अल्टीमेटली सर इस देश से तो दिमाग हो ही नहीं रहा, सिर्फ इस देश से बिजनेस हो रहा है, तो इस देश में अगर बिजनेस हो रहा है, चलाने वाला कोई बाहर वाला है, तो इस देश में जितना भी इनकम हो रही है सिर्फ उसी पे टैक्स लगा सकते हो ना आप, पूरे पे थोड़ी टैक्स लगाओ। एचयूएफ का कंसेप्ट समझ में आया? एचयूएफ को में पकड़ना क्या है आपको? एचयूएफ में रजिस्ट्रेशन नहीं पकड़ना, इंडिया में है उससे कोई मतलब नहीं है। इससे मतलब है कि उसको चला कौन रहा है, कहाँ से चला रहा है। अगर इंडिया से चल रही है वो तो रेसिडेंट है, नहीं चल रही तो नॉन रेसिडेंट हो गई। और अगर रेसिडेंट है भी तो रेसिडेंट होने के बाद बिना आपको का जो करता है ना, इसका करता मिस्टर राहुल, राहुल को आपको देखना पड़ेगा क्या 6 के दोनों पैमानों में फुलफिल कर रहा है वो, तो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगी, अदरवाइज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगी। सर बहुत हो गया, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्या बात करो, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। नहीं जाओ, सबर करो, सबर करो, बहुत डिटेलिंग में और पढ़ना है, आज ही के दिन में पढ़ना है। ठीक है, परफेक्ट। जल्दी से बताओ क्या एचयूएफ का समझ में आया? इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है एचयूएफ, नंबर ऑफ डेज कुछ भी नहीं है, जैसा आपने सुना सिर्फ इतना सही है। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ इतना सही था। बताओ जल्दी।
कंट्रोल और एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स। होलली और पार्टली इन इंडिया तो रेसिडेंट बन जाएगी, होलली आउटसाइड इंडिया तो नॉन रेसिडेंट बन जाएगी। एक बार रेसिडेंट बन गई तो फिर देखना है क्या करता एडिशनल कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, क्या करता एडिशनल कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तो उस केस में आर एन ओ आर बन जाएगी, अदरवाइज सिर्फ आर ओ आर बन जाएगी। गॉट दिस पॉइंट? यस सर, यस सर, यस सर, समझ में तो अपने को आ गया, कोई भी दिक्कत इस पॉइंट में नहीं है। सर कोई अगर फर्म है इंडिया के कोई अगर फर्म है रेसिडेंट कैसे मानेंगे? सर कोई एओपी है, सर कोई बीओआई, कोई लोकल अथॉरिटी, कोई आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन है, सर इन सबको कैसे मानेंगे? सिंपल फंडा, सर रजिस्टर्ड इन इंडिया है उससे फर्क नहीं पड़ता। सर उसके अफेयर्स कहाँ से कंट्रोल हो रहे हैं? क्या इंडिया से कंट्रोल हो रहे हैं? अगर इंडिया से कंट्रोल हो रहे हैं तो रेसिडेंट मानोगे, अगर इंडिया के बाहर से कंट्रोल हो रहा है तो नॉन रेसिडेंट मानोगे। रजिस्ट्रेशन में मत फँसना। मैं बता रहा हूँ रजिस्ट्रेशन में फँसाने की कोशिश करेंगे आपको एग्जामिनर कि सर फर्म है, इंडिया में रजिस्टर्ड है तो क्या इंडिया की सारी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी? नहीं जी नहीं। अगर कोई फर्म है तो उसका अफेयर्स कौन मैनेज कर रहा है, कहाँ से मैनेज कर रहा है? अगर इंडिया से मैनेज कर रहा है तो रेसिडेंट, अगर इंडिया के बाहर से मैनेज कर रहा है तो नॉन रेसिडेंट। और फर्म के केस में तो अपना आरओआर और आरएनओआर का कांसेप्ट ही नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट का कांसेप्ट होता है। सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट का कांसेप्ट होता है, आरओआर का कांसेप्ट होता ही नहीं है, आरएनओआर का भी कोई कांसेप्ट नहीं होता है। ओह वाओ! सर इंडिविजुअल में तो इतना टाइम लग गया था अपने को, एचयूएफ तो जल्दी से हो गया, ये भी जल्दी से हो गया। लो सुनो कंपनी के केस में और सुनो। अब कंपनी के केस में सर थोड़ा-सा झमेला है। सर कैसा झमेला? सर अब तक मैंने आपको बोला रजिस्ट्रेशन नहीं पकड़ना है, अब तक मैंने आपको बोला रजिस्ट्रेशन नहीं पकड़ना है, सर कंपनी में आपको रजिस्ट्रेशन पकड़ना पड़ेगा। कंपनी में सर जो-जो कंपनीज़ एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, वो रेज़िडेंट मानी जाएँगी। कंपनीज़ एक्ट में जो-जो कंपनीज़ रजिस्टर्ड हैं, वो रेज़िडेंट मानी जाएँगी। सर बाकी सारी कंपनीज़ में आप देखोगे, क्या उस कंपनी का पोएम इंडिया में तो रेज़िडेंट मानी जाएगी, अदरवाइज़ सर वो कंपनी नॉन रेज़िडेंट मानी जाएगी। सिंपल सा फंडा है, कुछ भी नहीं है सर। पोएम क्या होता है? आएँगे, आएँगे। इधर देखो क्या कह रहे हैं। सर एक है जैसे रिलायंस, रिलायंस सर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज़ लॉ है, रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज़ एक्ट। सर है ना रजिस्टर्ड? बताया ना श्रेयांश सर ने, रिलायंस रजिस्टर्ड है ना कंपनीज़ एक्ट में? यस सर। तो ये अपनी हो गई रेज़िडेंट। सर एक है और अपनी अडानी पावर, रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट में? यस सर रजिस्टर्ड है। सर एक है अपनी कंपनी अली बाबा, अली बाबा, अली बाबा। सर कहाँ ऑपरेट करती है? चाइना में ऑपरेट करती है। सर क्या रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट में? अली बाबा क्या रजिस्टर्ड है? राइट आंसर है रजिस्टर्ड नहीं है अली बाबा। लेकिन सर सरकार बोलती है कंपनी के लिए क्या करना है आपको। सर कंपनी का एक पोयम कॉन्सेप्ट होता है, पोयम का कॉन्सेप्ट मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। भले सर इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है अली बाबा, उससे हमें लेना देना नहीं है, लेकिन क्या अली बाबा को मैनेज इंडिया से किया जा रहा है? सवाल या निशान ये है, क्या अली बाबा के अफेयर्स को इंडिया मैनेज कर रहा है, इंडिया के लोग? ऐसा तो क्या करेंगे, लोग इंडिया में कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं कराएँगे। अगर हमने रजिस्ट्रेशन को क्राइटेरिया बना दिया, तो लोग तो इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाएँगे ही नहीं। वो तो करवाएँगे किसी गरीब कंट्री में जहाँ पे टैक्स लगता ही नहीं है। कंपनी के लिए उन्होंने क्या किया, सर आप कहीं पे भी रजिस्टर कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया में कराओगे तो रेज़िडेंट बन ही जाएगी, लेकिन कहीं और पे कराओगे ना, तो देखना पड़ेगा उसके अफेयर्स कौन मैनेज कर रहा है, कहाँ से मैनेज कर रहा है। अगर अफेयर्स इंडिया से मैनेज कर रहे हैं ना, यानी सर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट सर अगर इंडिया है ना, उस केस में ये कंपनी रेज़िडेंट बन जाएगी। अदरवाइज़ सर नॉन रेज़िडेंट बन जाएगी। अदरवाइज़ मतलब नॉन रेज़िडेंट बन जाएगी। यानी या तो इंडिया में रजिस्टर्ड ही नहीं है एंड सर उसके अलावा उसके अफेयर्स भी इंडिया से मैनेज नहीं हो रहे। इन दोनों केसेज़ में वो नॉन रेज़िडेंट बन जाएगी। कंपनी का इतना सही फंडा। बताओ क्या इस पॉइंट तक कोई दिक्कत है क्या? इस पॉइंट तक क्या किसी को कोई भी दिक्कत है क्या? कोई समस्या, कोई संशय, कोई डाउट आता है तुरंत पूछ लिया करो। एचयूएफ अफेयर्स फ्रॉम इंडिया
सर वापस समझा दो, एक बार समझाते हैं, बढ़िया समझाते हैं। किसी को ये समझा नहीं बैठा था क्योंकि मुझे पता है सर एक बार इनकम टैक्स तो नहीं आता। मैं इसलिए आप अगर आप नोटिस करोगे ना क्लास में एक ही चीज़ को कम से कम नहीं तो 3 से 4 से 5 बार समझाता हूँ। अगर आप बोर्ड नोट्स चेक करोगे ना, बोर्ड नोट्स में आपको एक चीज़ तो मिलेगी कि अब तक हमने 6 लेक्चर किए हैं और 60 पेजेज़ हो चुके हैं। एक ही चीज़ को इतना रिपीटेडली पढ़ा है और बुक में इतने पेजेज़ ही नहीं हुए अब तक हमारे। क्योंकि बुक के अगर मैं पेजेज़ गिनवाने बैठूँगा अब तक 7 लेक्चर में 8-9 पेजेज़ ही हुए हैं कुल अब तक। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर सर एचयूएफ इधर ध्यान से देखो, एचयूएफ है, एचयूएफ के अफेयर्स अगर इंडिया से मैनेज हो रहे हैं, तो रेज़िडेंट बन जाएगी। सर अगर अफेयर्स इंडिया के आउटसाइड इंडिया है, तो फिर नॉन रेज़िडेंट बन जाएगी। सर अगर रेज़िडेंट बन गई, तो रेज़िडेंट में क्या करना पड़ेगा अपने को? रेज़िडेंट में अपने को देखना पड़ेगा क्या करता कंडीशन फुलफिल करता है सेक्शन 66 की? सर येस तो फिर इस केस में आरओआर बन जाएगी, सर एल्स आरएनओआर बन जाएगी। सर इसमें कोई दिक्कत नहीं। सर रजिस्ट्रेशन इज़ इर्रेलेवेंट, रजिस्ट्रेशन इज़ इर्रेलेवेंट। सेकंड चीज़ सर एओपी, बीओआई, फर्म उसके अलावा एजेपी सर इसमें क्या करना पड़ेगा? सिर्फ अफेयर्स पकड़ना पड़ेगा। अफेयर्स फ्रॉम इंडिया, प्रेसिडेंट। अफेयर्स आउटसाइड इंडिया, नॉन रेसिडेंट। सिंपल फंडा सर कंपनी के केस में कंपनी केस में क्या करना पड़ेगा? सर क्या रजिस्टर्ड इन इंडिया है कंपनी? रजिस्टर्ड इन इंडिया है। सर अगर रजिस्टर्ड इन इंडिया नहीं, यस ऑलवेज रेसिडेंट। सर ऑलवेज रेसिडेंट बनेगा ही बनेगा उस जैसे फॉर एग्जांपल सर रिलायंस हो गई यहाँ पे अपनी। सर टाटा की कोई भी कंपनी उठा लो, सर उसके अलावा अडानी की कोई भी कंपनी उठा लो या फिर सर बिरला की कोई कंपनी उठा लो, सर कोई भी कंपनी उठा लो, सर कोटक की कंपनी उठा लो, कोई भी आईसीआईसीआई उठा लो, ये सारी की सारी कंपनीज एचडीएफसी उठा लो जो इंडिया में रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट में, ये सब की सब रेसिडेंट ही बनी मानी जाएंगी। सर लेकिन अगर यही अगर नॉट रजिस्टर्ड इन इंडिया है, नॉट रजिस्टर्ड इन इंडिया, अगर इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर क्या करेंगे? क्या नॉन रेसिडेंट बना देंगे? सर इसमें लेकिन सरकार ने बोला नहीं, तुम पकड़ोगे क्या अफेयर्स मैनेज इंडिया से हो रहे हैं, अफेयर्स मैनेज्ड फ्रॉम इंडिया। अगर बाहर रजिस्टर करवा के तुम इंडिया से अफेयर्स मैनेज कर रहे हो तो क्या मैं उसको रेसिडेंट बना दूं? राइट आंसर इज यस सर, उसको भी रेसिडेंट बना देंगे। एंड सर अगर एल्स अगर सर कुछ भी नहीं फॉलो हो रहा यानी रजिस्टर्ड भी नहीं है इंडिया में, उसके अलावा अफेयर्स भी इंडिया से नहीं मैनेज हो रहे हैं, तो उस केस में क्या करेंगे? उसको उस कंपनी को नॉन रेसिडेंट बना देंगे। समझ में आया कि गया? आप बताओ चिरायु, समझ में आया क्या? चल क्लियर सर। इसी के साथ ना बड़े प्रेम के साथ, अच्छा सर ये अफेयर्स फ्रॉम मैनेज को ना कंसेप्ट का नाम होता है सर पोएम, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मतलब क्या? सर डिसीजन ऑफ बिजनेस आर टेकन इन सब्सटेंस, जहां से जिस जगह से डिसीजन ऑफ बिजनेस आर टेकन इन सब्सटेंस, डिसीजन ऑफ बिजनेस आर टेकन इन सब्सटेंस। मतलब सर अफेयर्स मैनेज करना, सर अफेयर मैनेज करने में ना कंपनी केस में एक डेफिनेशन दे दी पोयम की। मतलब कहता है कि सर अगर कंपनी का पोयम इंडिया में है ना, पोयम म्हणजे सर कंपनी के जो अफेयर्स है वो इंडिया से मैनेज हो रहे हैं ना, कंपनी की जो डिसीजन मेकिंग है क्या वो इंडिया से हो रही है ना, तो फिर उसको रेजिडेंट बना देंगे। सर कंपनी के केस में पोयम वर्ड आता है। ठीक है, डिसीजन ऑफ बिजनेस आर टेकन इन सब्सटेंस। सर अगर इंडिया से अफेयर्स किए जा रहे हैं, इंडिया से सब्सटेंस में डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो उस केस में इंडिया का रेसिडेंट बना दिया जाएगा। इंडिया से मैनेज अफेयर्स करवा रहे हैं, इंडिया का पोयम मान लिया जाएगा। सर पोयम का कॉन्सेप्ट क्या इंटर में पूछता है? सीए फाइनल में पोयम कैसे निकालते हैं इसके बारे में अपने को एक दिन लगता है, लेक्चर एक पूरा लेक्चर लगता है समझने में कि पोयम कैसे निकाला जाता है। और वो भी सर 1.5 घंटे का, सवा घंटे का लेक्चर नहीं, 2.5 से 3 घंटे का लेक्चर लगता है पोयम निकालने का। इस बारे में आप परेशान मत हो, सीए फाइनल लेवल पे जब ज़्यादा चीज़ें पूछता है ना वो, तो इंटरमीडिएट लेवल पे ये सब चीज़ें नहीं पूछता। अभी सिर्फ आपको इतना समझना है, अगर पोएम इंडिया में है तो रेसिडेंट, अदरवाइज़ पोएम इंडिया में नहीं है तो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। ओके सर, ओके, ओके, ओके। सर अब ना मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैंने पेन रख दिया है। 1-2 मिनट वार्तालाप कर रहा हूँ। सर हमने पहचान लिया कि रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। हमने पहचान लिया कि रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। सर अब तक हमने क्या पहचाना? पेन उठा ही ले रहा हूँ यार, उसके बिना काम होगा नहीं। सर अगर इंडिविजुअल
हमने रेसिडेंट निकाल लिया इंडिविजुअल को, इंडिविजुअल को आर ओ आर निकाला था, आर एन ओ आर निकाल लिया और आर एन आर निकाल लिया। तो एच के लिए भी हमने आर ओ आर निकाल लिया, आर एन ओ आर निकाल लिया और एन आर भी निकाल लिया। सर उसके अलावा किसी एओपी के लिए हमने सर आर निकाला और एनआर निकाला, एक कंपनी के लिए भी सर आर निकाला और एनआर निकाला। सर क्या किया हमने, क्या किस चीज के लिए निकाला ये रेसिडेंशियल स्टेटस, किस चीज के लिए निकाला ये रेसिडेंशियल स्टेटस? क्या तेल लेने जाएंगे रेसिडेंशियल स्टेटस का निकाल के? क्या करेंगे इसका? सर मैटर यहीं पे आ जाता है, रेसिडेंशियल स्टेटस निकालते ही किसके लिए हैं? तो उसकी इनकम को टैक्सेबल करवाने के लिए, टू फाइंड आउट स्कोप ऑफ टोटल इनकम। सुनना ध्यान से। और रेसिडेंट फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, सुनना, फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, जो रेसिडेंट होता है ना उसके लिए इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है, प्लस फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल होती है इंडिया में। तो ये सब तो बता चुके हो हमको, आर एन आर बता रहा हूँ ना अभी। अगर रेसिडेंट होता है तो उसकी इंडियन इनकम भी टैक्सेबल होती है, फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल हो जाती है। सर रेसिडेंट अगर ऑर्डिनरी रेसिडेंट है ना तो फिर क्या करेंगे? वापस उस चीज को रिपीट करूंगा, सारी इंडियन इनकम भी टैक्सेबल होती है। सर रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट पता है क्या होता है? रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, सर उसमें क्या होता है? सर इंडियन इनकम से टैक्सेबल करवाएंगे, इंडियन इनकम तो सब जगह करवा लेंगे, बस सर एक और इनकम और टैक्सेबल करवाई जाती है। इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया और इनकम फ्रॉम बिजनेस सेटअप फ्रॉम इंडिया। क्या होता है और डिटेल मालूम बताऊंगा सर। आर ओ आर के लिए भी यही इनकम टैक्सेबल होती ही होती है। जो आर ओ आर होता है ना, सॉरी रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, उसके लिए भी सर ये इनकम तो टैक्सेबल होती ही होती है। यानी सर अगर कोई रेसिडेंट है ना, रेसिडेंट के लिए सारी की सारी इनकम टैक्सेबल होंगी, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए सारी की सारी इनकम टैक्सेबल हो जाएंगी। लेकिन अगर सर कोई रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है ना, उसके लिए इंडियन इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया और इनकम फ्रॉम बिजनेस सेटअप फ्रॉम इंडिया टैक्सेबल हो जाएगी। सर फॉरेन इनकम टैक्सेबल होगी क्या? सर फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होने वाली, फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होने वाली। और सर ये अगर कोई नॉन रेसिडेंट बन जाता है ना तो उसकी सिर्फ और सिर्फ फॉरेन इनकम टैक्सेबल हो जाती है। बाकी सर ये जो बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन है ना, ये सब टैक्सेबल नहीं होती है। अभी काट दो। मैंने क्या बोला? एक बार पहले याद होनी चाहिए चीजें, समझ में तो आ ही जाएंगी अपने आप। याद नहीं होंगी तो गलत हो जाएगा, याद नहीं होंगी तो सीधे सीधे गलत हो जाएगा। सर एक रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए सर आंख बंद करो, दुनिया की जो भी इनकम है सब टैक्सेबल करवा दो। एक रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए सर आंख बंद करो, दुनिया की जो इनकम है सब टैक्सेबल करवा दो। सर लेकिन एक रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए क्या करोगे? सर इंडियन इनकम टैक्सेबल करवाओगे, जितनी भी इनकम सर बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, बिजनेस सेटअप फ्रॉम इंडिया उसको टैक्सेबल करवाओगे, फॉरेन इनकम नहीं करवाने वाले। और नॉन रेसिडेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम को ही टैक्सेबल करवाने वाले हो। यानी सर अब हमारे सामने तीन वर्ड्स आते हैं। तीन वर्ड्स कौन कौन से? एक होता है फॉर इंडियन इनकम,
एक होता है हमारे सामने इनकम फ्रॉम बिज़नेस, कंट्रोल्ड सेटअप फ्रॉम इंडिया, फॉरेन इनकम। 3 टर्म्स आती है। अभी मैंने टर्म्स नहीं बताई हैं अभी आपको टर्म्स बताई नहीं मैंने आपको। तो टर्म्स में अगर आपको डाउट है तो 2-5 मिनट रुको डाउट के लिए। लेकिन ये बताओ क्या ये समझ में आया क्या कि डिफरेंस होता है इनकम में कौन-कौन सा क्या-क्या डिफरेंस होता है? सर एक रेज़िडेंट के लिए सारी की सारी इनकम्स को टैक्सेबल करवा रहे हैं। लेकिन एक नॉन रेज़िडेंट के लिए क्या कर रहे हैं सिर्फ़ इंडियन इनकम को टैक्सेबल करवा रहे हैं। लेकिन जो आर-एन-ओ-आर है ना इसके लिए क्या करेंगे? इंडियन इनकम को पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे लेकिन एक एडिशनल इनकम को भी टैक्सेबल करवा रहे हैं। कौन-सी ऐसी इनकम जो कि बिज़नेस सेटअप इन इंडिया है या बिज़नेस सेटअप फ्रॉम इंडिया है या बिज़नेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है। सिर्फ फॉरेन इनकम को टैक्सेबल नहीं कराएँगे आर-एन-ओ-आर के लिए। यार समझ में आया डिफरेंस? अभी अंदर की बातें तो मैंने की ही नहीं। पर मन में डाउट है सर इंडियन इनकम क्या होती है, फॉरेन इनकम क्या होती है या बिज़नेस एंड कंट्रोल सेटअप फ्रॉम इंडिया क्या होती है सर अभी मैंने बताया नहीं अभी आपको। बारे में अभी टाइम है अपने को। ये सर समझ में आया डिफरेंस क्या होता है इन तीनों में डिफरेंस? यही अगर कोई यही अगर कोई सर कौन होता है? यहाँ पे अपना आ गया अगर कोई फर्म है, एओपी है, बीओआई है, एजेपी है या कंपनी है सर पाँचों के लिए सेम इन स्कोप ऑफ टोटल इनकम होता है। पर क्या स्कोप होता है इन सब में? सर जो रेसिडेंट होता है ना, उसके लिए सर इंडियन प्लस फॉरेन दोनों टैक्सेबल और सर एक नॉन रेसिडेंट के लिए सिर्फ इंडियन टैक्सेबल। सर यहाँ पे कोई सेटअप वाला कोई कांसेप्ट है ही नहीं। जगह पे कोई कंट्रोल्ड एंड सेटअप वाला कॉन्सेप्ट नहीं। एंड मैं बता दूँ पूरे पेपर में भी ना बहुत कम जगह पे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इंडियन पर्सन रेज़िडेंट पर्सन के लिए इंडियन, फॉरेन दोनों टैक्सेबल, नॉन रेज़िडेंट के लिए सिर्फ इंडियन टैक्सेबल। इतना आपको पता होना चाहिए। सर आर-एन-ओ-आर का कांसेप्ट थोड़ा कम पूछा जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आर-एन-ओ-आर के लिए इंडियन इनकम के साथ-साथ जो भी सर बिज़नेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया और बिज़नेस सेटअप फ्रॉम इंडिया है, उसकी इनकम को भी टैक्सेबल कराया जाता है। यानी सर घूम फिर के अगर मैं आपको बोलूँ, सर सब कुछ आपने बता दिया, बिल्कुल अपने को क्रिस्टल क्लियर है, बस ये 3 टर्म्स का मीनिंग बता दो। एक बार रिक्वेस्ट करो सर सबको ही कि सर ये मीनिंग बताओ इन सबका। सबका मीनिंग बताओ, फिर मैं बताऊँ। रिक्वेस्ट करो मेरे से, थोड़ा-सा रिक्वेस्ट करो सर बताओ। थोड़ा-सा रिक्वेस्ट करो। रिक्वेस्ट इसलिए करवा रहा हूँ पता चले कि सुन रहे हो, समझ रहे हो, आ रहा है कि नहीं दिमाग में, इसलिए बोल रहा हूँ। पहले 2 में क्या फ़र्क है? हुँ, एग्ज़ैक्टली बताता हूँ। वही वही डिटेल करनी, वही चर्चा करनी है अपने को। चलो आ जाओ इस पे। सर प्लीज़ मीनिंग बता दो। अरे! चलो ठीक है। इधर आओ। सर इंडियन इनकम मतलब क्या होता है? इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड रिसीव्ड इन इंडिया प्लस इनकम अक्रूड और अराइज इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया। ये होती है इंडियन इनकम, सिंपल फंडा। इंडिया में पैसा मिला, इंडियन इनकम है। इंडिया में पैसा मिला, ऐसा मान लिया गया भारत सरकार द्वारा, इंडियन इनकम है। इंडिया में अक्रू हुआ है, यानी इंडिया में सैलरी वगैरह आपने सर्विसेज़ दी, सर इंडिया में अक्रू हुई ना इनकम, इसलिए इंडियन इनकम है वो। सर इंडिया में डीम्ड अक्रू हो रही है, सर कुछ कंडीशंस है जहाँ बोला जाता है सर डीम्ड अक्रू क्या होता है, सर वो कंडीशन फुलफिल कर लो, वो इंडियन इनकम बन जाएगी। सर एक होता है फॉरेन इनकम की क्या डेफिनिशन है? इनकम व्हिच इज़ नॉट इंडियन इनकम इज़ फॉरेन इनकम। जो भी इंडियन इनकम नहीं है, वो फॉरेन इनकम है। और सर बिज़नेस कंट्रोल सेटअप इन इंडिया
इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया और सेटअप फ्रॉम इंडिया। सर इसका मतलब क्या होता है सर, ये एक तरीके की फॉरेन इनकम ही होती है, एक तरीके की फॉरेन इनकम ही होती है ये। मतलब सर क्या हुआ सर, इसका एग्जांपल बताओ ना एक। सर एक बिजनेस है, मान लो कीनिया में बिजनेस चल रहा है, कीनिया में बिजनेस चल रहा है, अर्निंग वहीं से हो जा रही है, अर्निंग वहीं पे ही है। लेकिन सर लेकिन कंट्रोल इंडिया से किया जा रहा है, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। अगर कंट्रोल इंडिया से किया जा रहा है ना, तो फिर इसको हम इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया बोलेंगे। इवन दो सर देख के लग रहा है फॉरेन इनकम है, इवन दो देख के लग रहा है फॉरेन इनकम है, लेकिन सर रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए इसको टैक्सेबल करवाया जाएगा। बाकी सर रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए तो वैसे भी टैक्सेबल है, नॉन रेसिडेंट के लिए फॉरेन इनकम है तो वैसे भी नॉन टैक्सेबल है। सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए ये अलग से एक पॉइंट आ जाता है। यानी सर अगर कोई भी ऐसा बिजनेस इंडिया के बाहर चल रहा है, इंडिया के बाहर चल रहा है, लेकिन कंट्रोल इंडिया से हो रहा है ना, तो रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए उसको टैक्सेबल कराया जाएगा। बाकी सर इस पॉइंट का ज्यादा रेलेवेंस है ही नहीं, मतलब जितना गहरा इस पॉइंट में घुसोगे उतना ज्यादा इररिलेवेंस आएगा। तो बस इतना पता होना चाहिए कि इंडिया के बाहर कोई बिजनेस हो रहा है जो कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, या जो पहले किसी जमाने में इंडिया में सेटअप हुआ था, सर वो टैक्सेबल हो जाएगा। सर रेसिडेंट रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सारी इनकम टैक्सेबल होती है। रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में इसको टैक्सेबल करवा देना है। और नॉन रेसिडेंट के केस में तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं, फॉरेन इनकम है, हमेशा नॉन टैक्सेबल होगी। क्या दिक्कत है इसमें? यानी सर अब आपने तीन चीजों का मतलब बता दिया, इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम और ये इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड एंड सेटअप इन इंडिया, ये भी बता दिया आप। सर अब थोड़ा सा और इस पे चर्चा करें क्या, इंडियन इनकम पे? इंडियन इनकम पे थोड़ी और लंबी चर्चा करनी है क्या? इंडियन इनकम पे थोड़ी सी और चर्चा करनी है मेरे को, इजाजत देना चाहेंगे आप? इजाजत देना चाहेंगे, चर्चा करूं इंडियन इनकम पे? चलो सर इजाजत जब तक आप दे रहे हो एक बार रीड कर लें बुक से, बुक में क्या कह रहा है हमारा प्यारा स्टडी मीट, क्या कह रहा है इस बुक इस बारे में। सर इंडियन इनकम म्हणजे इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, या तो इंडिया में रिसीव हो या तो डीम्ड रिसीव्ड हो, या तो इनकम अक्रू अराइज इन इंडिया हो या फिर डीम्ड अक्रू अराइज इन इंडिया हो। सर शब्द समझ में कम है इसलिए इसके बारे में और डिटेलिंग करेंगे। सर फॉरेन इनकम क्या होता है, जो भी इनकम अदर देन इंडियन इनकम होती है ना सर, वो सारी की सारी फॉरेन इनकम हो जाती है। सर टैक्सेबिलिटी कैसे होती है एचयूएफ और इंडिविजुअल के लिए, देखिए ना। सर रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए क्या होगा, सर इंडियन इनकम ऑलवेज टैक्सेबल। रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए सर अगर कोई बिजनेस है, प्रोफेशनल है, जो इंडिया से सेटअप हुआ है बिजनेस है, तो फॉरेन इनकम लेकिन टैक्सेबल हो जाएगी। सर एक रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए कोई भी फॉरेन इनकम हो सर, इंडिया में तो टैक्सेबल होगी ही होगी। सर कोई भी रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, उसके लिए सारी की सारी वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल होती ही होती है। सर आर एंड नॉन रेसिडेंट पे आ जाओ, नॉन रेसिडेंट के लिए सर इंडियन इनकम ऑलवेज टैक्सेबल, इंडियन इनकम तो सबके लिए टैक्सेबल हो जाती है। सर फॉरेन इनकम पकड़ोगे, फॉरेन इनकम नॉन टैक्सेबल हो जाती है। सर इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया सर नॉन टैक्सेबल हो जाता है। नॉन रेसिडेंट की कोई लेना देना नहीं सर, नॉन रेसिडेंट को सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम देनी है, उसके अलावा कोई लेना देना नहीं है। तो सर रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट में तो कभी दिक्कत आएगी ही नहीं आप, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट में कभी दिक्कत आएगी ही नहीं आपको। आप फंसोगे कहाँ सर, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और रेसिडेंट क्वेश्चन पूछता ही नहीं आईसीआई। हार्डली कभी 10 क्वेश्चन में से एक या दो क्वेश्चन में इसका एडजस्टमेंट आता है, 10 क्वेश्चन में से एक या दो क्वेश्चन में वो भी एक एडजस्टमेंट पूछता है गलती से। सर इसमें फंस सकते हो, पूछता ही नहीं, इसलिए फोकस में दे रहा हूँ यहाँ पे। रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट सर, इंडियन इनकम तो सबके लिए टैक्सेबल होती है, फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। बस इसमें चेंज क्या हुआ, अगर कोई फॉरेन का बिजनेस है जो कि इंडिया से कंट्रोल हो रहा है ना, उसको भी आप यहाँ पे टैक्सेबल करवा रहे हो। बाकी सर उसमें और कुछ भी अलग है ही नहीं। सर बाकी एसएससी को पकड़ना हो क्या करोगे आप, सर अगर कोई जैसे मान लो कंपनी है, कोई फर्म है, कोई एओपी है, सर इस केस में क्या करोगे, रेसिडेंट के लिए सर इंडियन इनकम भी टैक्सेबल, फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल। एक नॉन रेसिडेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल करवा रहे हो, फॉरेन इनकम को नॉन टैक्सेबल करवा रहे हो। तो ये पॉइंट समझ में आया क्या कि इंडियन इनकम क्या होता है, फॉरेन इनकम क्या होता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस सेटअप इन इंडिया क्या होता है, सेटअप फ्रॉम इंडिया क्या होता है। तीनों वर्ड्स में क्लैरिटी आई।
नहीं सर, अपने को ये समझ में आ गया सर कहानी क्या चल रही है। एक बार रेसिडेंट बना लिया या रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और हमने नॉन रेसिडेंट बना दिया। फिर सर उसकी कौन-कौन सी इनकम है वो पकड़नी है अपने को। तो जैसे ही हमने इनकम पकड़ ली, सर इनकम को हम जोड़ लेंगे और उसपे टैक्स लगा देंगे। रेसिडेंट बना दिया, रेसिडेंट बनाने के बाद अपने को पता चल गया कि सर कौन-कौन सी इनकम पे टैक्स लगाना है, सर उन इनकम को जोड़ के टैक्स लगा देंगे। सर रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को पकड़ लिया हमने, अब कौन-कौन सी इनकम पे टैक्स लगाना है अपने को पता चल गया। सर उसके अलावा नॉन रेसिडेंट पकड़ लिया, कौन-कौन सी इनकम पे टैक्स लगाना है, कौन-कौन सी इनकम पे टैक्स नहीं लगाना है, ये पता चल गया अपने को। यानी अपने को ना रेजिडेंशियल स्टेटस समझ में आ गया और स्कोप ऑफ टोटल इनकम भी समझ में आ गया। सर बस अपने को ये जानना है कि इंडियन इनकम कौन-सी होती है, चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। इंडियन इनकम कौन-कौन सी होती है जिस पे टैक्स लगा रही है भारत सरकार? इंडियन इनकम कौन-कौन सी होती है उस जिस पे भारत सरकार टैक्स लगा रही है? सर सबसे बड़ा मुश्किल पॉइंट तो यही होना चाहिए ना कि इंडियन इनकम कौन-सी है? क्योंकि इंडियन इनकम तो सबके लिए टैक्सेबल है। इंडियन इनकम तो सबके लिए टैक्सेबल है ना। सर रेज़िडेंट हो, एनओआर हो या नॉन रेज़िडेंट हो, किसी और फॉर्म में कोई भी अदर टाइप का एसएससी हो, सर इंडियन इनकम सबके लिए टैक्सेबल है। इंडियन इनकम का स्कोप बड़ा करना पड़ेगा ना भारत सरकार को कि इंडियन इनकम कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए टैक्सेबल होनी चाहिए। तो सर इंडियन इनकम के लिए डेफिनिशन आई। इनकम अगर आप इंडिया में रिसीव कर रहे हो ना, तो वो इंडियन इनकम मानी जाएगी। सर फॉर एग्जांपल इनकम रिसीव्ड इन इंडिया का एग्जांपल क्या? डिविडेंड ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, यस, यस। बिज़नेस इंडिया में हो रहा है, इंडिया में रिसीव हो रहा है डिविडेंड, मैं बता रहा हूँ यशपाल, हम सोच रहे हैं ना कि हम किस उस तक जा सकते हैं, हम अपनी लिमिटेड सोच तक जा सकते हैं। भारत सरकार जब प्रोविज़न बनाती है ना, इतना डेप्थ में बनाती है ना कि आपका जो भी मन में डाउट आता है ना, इस प्रोविज़न में सब क्लियर हो जाएगा। डिविडेंड ऑफ फॉरेन कंपनी है, डिविडेंड ऑफ इंडियन कंपनी है। सर कैसे-कैसे इंडियन इनकम क्या-क्या बनेगा, सब चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये समझो कि अगर कोई भी इनकम आपको रिसीव इन इंडिया हो रही है ना, वो हमेशा इंडियन इनकम होगी होगी। इस कॉन्सेप्ट के 4 पहलू हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम अक्रूड इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया। 4 पहलू हैं। सर रिसीव्ड इन इंडिया मतलब क्या होता है? सर इंडिया के बैंक अकाउंट में रिसीव हो। इंडिया के बैंक अकाउंट में रिसीव्ड हो, यानी सर रिसीव्ड इन इंडिया आपको वैसे ही मेंशन कर देगा लेकिन इंडिया के बैंक अकाउंट में रिसीव्ड हो रही हो। फॉर एग्जांपल सुनना, सर मेरी मौसी है कनाडा में रहती है। मेरी मौसी है कनाडा में रहती है। वो सर इंडिया में भी उनका एक बैंक अकाउंट है। इंडिया में उनका बैंक अकाउंट है। वो कनाडा में जहाँ जॉब करती है ना मौसी, उन्होंने अपनी कंपनी को इंस्ट्रक्ट कर दिया कि जब मैं इंडिया जाऊँगी तो मेरे इंडिया वाले बैंक अकाउंट में पैसे देना क्योंकि सर कन्वर्जन नहीं करवाना पड़ेगा उनको फिर। कन्वर्जन नहीं करवाना पड़ेगा, कैनेडियन डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करवाने में दिक्कत आती है। तो उन्होंने क्या बोला मौसी ने कि मेरा जो इंडिया का बैंक अकाउंट है वहाँ सैलरी दे देना। अब सर क्योंकि सैलरी इंडिया में रिसीव हुई वो टैक्सेबल इंडिया में हो जाएगी। इनकम अगर इंडिया में रिसीव हो रही है, वो इंडियन इनकम मानी जाएगी। सर क्या टैक्स लगेगा, नहीं लगेगा, अभी उसके लिए उसको छोड़ दो। टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा सर वो बात की बात है। सर इंडियन इनकम है वो इतना मान लो आप। सर इधर-इधर ध्यान से, एम्बेसी समझते हो आप एम्बेसी? एम्बेसी कोई समझता है? फॉरेन कॉन्सुलेट्स एम्बेसी कोई समझता है? यस सर। एम्बेसी मतलब क्या होता है? सर हर देश के कुछ फॉरेन डिप्लोमैट्स होते हैं जो दूसरे देशों में बैठे रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको यहाँ से जाना है फ्रांस, आपको फ्रांस जाना है ट्रिप के लिए। तो फ्रांस जाने के लिए सर फ्रांस वालों की भी तो परमिशन चाहिए ना कि तुम फ्रांस आ सकते हो कि नहीं आ सकते। ऐसे ही कोई भी फ्रांस थोड़ी घुस जाएगा। इसलिए फ्रांस के कुछ फॉरेन ऑफिशियल्स इंडिया में हमेशा बैठे रहते हैं। इनको बोला जाता है एम्बेसी के फॉरेन कॉन्सुलेट्स। अगर आप कभी फ्रांस जाना चाहते हो ना आपको फ्रांस का वीज़ा लगेगा। वीज़ा कौन देगा? एम्बेसी वाले लोग देंगे वीज़ा आपको फ्रांस का। बात बताओ जो फ्रांस वाले लोग एम्बेसी में बैठे हुए हैं, फ्रांस वाले लोग एम्बेसी में बैठे हुए हैं, वो किसको सर्विसेज़ दे रहे हैं? सर फ्रांस की गवर्नमेंट को दे रहे हैं सर्विसेज़, इंडिया को सर्विसेज़ नहीं दे रहे वो कहीं पे भी। क्योंकि सैलरी कौन देगा? फ्रांस गवर्नमेंट देगी सैलरी। क्योंकि इंडिया में रिसीव हो रही है ना, तो सैलरी इंडियन इनकम मानी जाएगी। सर क्या टैक्स लगेगा? भारत सरकार का एग्रीमेंट है वो एग्ज़ेम्प्ट हो जाती है इनकम। उस इनकम पे टैक्स सरकार नहीं लेती, लेकिन वो इंडियन इनकम मानी तो जाएगी। भारत सरकार टैक्स नहीं लेती उसपे, लेकिन वो इंडियन इनकम मानी जाती है। क्या पॉइंट समझ में आया?
कि अगर इंडिया के बैंक अकाउंट में, इंडिया में रहते हुए या इंडिया के बैंक अकाउंट में अगर आपको रिसीव हो रही है ना वो सैलरी, वो बाय डिफ़ॉल्ट सैलरी हो गया, कोई इंटरेस्ट हो गया, कोई डिविडेंड हो गया, सर कोई भी इनकम आप सोच सकते हो, बिज़नेस इनकम हो गई, अगर इंडिया के बैंक अकाउंट में रिसीव हो रही है, बाय डिफ़ॉल्ट आप मानोगे वो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया है। मुझे जल्दी से येस करो, थम्स अप लिख के भेजो कि समझ में आ गया। जहाँ पॉइंट समझ में आता है थम्स अप लिख दिया करो, समझ में आ जाएगा मेरे को कि आपको समझ में आ गया। यस सर, यस सर। हाँ, समझ में आ रहा है ना? बहुत बेसिक चीज़ पढ़ रहे हैं लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको किसी भी और फैकल्टी ज़्यादा डेप्थ में मैं समझा रहा हूँ। ये कंसेप्ट इज़ इम्पोर्टेंट। पेपर अगर टफ आएगा तो कंसेप्ट आपको बचाएँगे, ठीक है? यस सर समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सर इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया क्या होता है? इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया क्या होता है? सर रिसीव्ड इन इंडिया तो अपने को समझ गया, रिसीव्ड इन इंडिया तो अपने को समझ गया, क्या होता है? सिंपल सी बात है सर इनकम रिसीव्ड इन इंडिया क्या होता है? सर इंडिया के बैंक अकाउंट में मिला, ऐसा। इंडिया में रहते हुए सर कैश मिला, सर बैंक में मिल सकता है पैसा, कैश में भी तो मिल सकता है। सर अगर मैं इंडिया में हूँ, मेरे को मेरी मौसी कैश दे रही है, सर इंडिया में रिसीव हुआ नहीं या मैं अपनी मौसी को कैश दे रहा हूँ, सर मौसी को इंडिया में रिसीव हुआ ना तो वो भी रिसीव्ड इन इंडिया माना जाता है सर, बैंक तो बैंक लेकिन कैश में भी मिलता है तो इंडिया में अगर रिसीव हो रहा है तो रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा वो। सर इनकम डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया क्या बोला जाता है? सर इनकम डीम्ड रिसीव्ड इन इंडिया क्या होता है? तो इसके बारे में बता दें सेक्शन 7। तो बिल्कुल ही वाहियात सा सेक्शन है, बिल्कुल आप आँख बंद करके चाहो तो इस पॉइंट को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन सर बताता है वो कुछ तो बोलता है, लेस इम्पोर्टेंट। इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया क्या होता है? सर कहता है कि ये इनकम कहीं पे भी मिल जाए जीवन में आपको, कहीं पे भी मिल जाए, हम मानेंगे इंडिया में मिला हुआ है आपको। इसको तो हम इंडियन इनकम ही मानेंगे। क्या बोला मैंने? आपको कहीं पे भी मिले, बैंक अकाउंट कहीं का भी हो, हम मानेंगे तुमको इंडिया में मिला हुआ है। जहाँ मानेंगे इंडिया में मिला हुआ है, हम इसको टैक्सेबल करवा देंगे। तो पेमेंट भी इंक्लूड होगी इनकम में। नहीं सर, आऊँगा उस पॉइंट पे भी आऊँगा। आपके जो डाउट्स हैं ना, एक बार टॉपिक कंप्लीट हो जाने देना। अभी जो टॉपिक चल रहा है, उस पे डाउट पूछो। एक बार टॉपिक खत्म कर लो, उसके बाद अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट बचता है तो बताना, ठीक है? आंसर पेमेंट फॉर द टाइम बिंग आप मानो कि नहीं होती इनकम आपकी, फॉर द टाइम बिंग आप मानो, इसके बारे में डिटेल चर्चा करूँगा मैं। मैंने क्या बोला? इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मतलब क्या बोलता है? सर ऐसी इनकम जो तुमको कहीं पे भी मिले, इंडिया में मिलती है तो भी, इंडिया में नहीं मिलती है तो भी, हम उसको इंडियन इनकम मानेंगे। ऐसी इनकम जो कहीं भी मिले तुमको, इंडिया में रह रहे हो, तुम कनाडा में रह रहे हो, तुम कहीं पे भी रह रहे हो, सर उसको इंडियन इनकम मानेंगे। सर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको आइडिया होगा, नहीं होगा, आई डोंट नो, बट कभी भी ना अगर आप जॉब करते हो ना तो आपका कुछ पैसा कटता है, पीएफ का पैसा कटता है। सर पीएफ का पैसा कटता है, फॉर द टाइम बिंग मानो पीएफ का पैसा कटता है। या कभी भी आप रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करवाते हो, प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कराते हो। सर अगर कभी भी आपका पैसा कटता है ना पीएफ का, तो जो 12% तक अगर कटता है ना आरपीएफ में अगर आप 12% तक डिपॉज़िट करवाते हो ना अपनी सैलरी का, अपनी सैलरी का 12% तक आप डिपॉज़िट करवाते हो ना तो वो एग्ज़ेम्प्ट होता है आपके लिए। या एम्प्लॉयर अगर आपका 12% तक अगर आपका जो एम्प्लॉयर है, सुन अगर आपका कोई एम्प्लॉयर है, अगर वो एम्प्लॉयी की सैलरी का 12% तक अगर आरपीएफ में डिपॉज़िट करवाता है ना, तो वो एग्ज़ेम्प्ट हो जाता है एम्प्लॉयी के हाथ में। एग्ज़ेम्प्ट एज़ एन एम्प्लॉयी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता है, ठीक है? अगर सर 12% ज़्यादा अगर उसने करवा दिया ना, ज़्यादा करवा दिया ना, फॉर एग्ज़ाम्पल 15% करवा दिया, यानी 3% एक्स्ट्रा करवा दिया। ये 3% एम्प्लॉयी के हाथ में डीम्ड रिसीव्ड माना जाएगा। एम्प्लॉयी इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, कहीं पे भी हो, जो एक्स्ट्रा आपने डिपॉज़िट किया गया है ना, ये एम्प्लॉयी के हाथ में डीम्ड रिसीव्ड माना जाएगा एंड इसको इंडियन इनकम मानेंगे। सर हो सकता है ना सर एम्प्लॉयी एम्प्लॉयमेंट के दौरान यहाँ पे हो, एम्प्लॉयमेंट के बाद वो चला गया कनाडा रहने के लिए। जो आरपीएफ का बैलेंस है वो कनाडा में मिला, तो सर सरकार कहती है भले आपको आपके रिटायरमेंट के बाद पैसा मिले, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। कनाडा में रहते हुए पैसा मिले, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। जितना भी एक्सेस कंट्रीब्यूशन हुआ है ना 12% के ऊपर वाला, वो हम इंडियन इनकम ही मानेंगे, आपको उसपे डीम्ड रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा उस इनकम। द सेम अगर इंटरेस्ट किसी आरपीएफ पे 9% से ज़्यादा मिल रहा है, सर 9.5% से ज़्यादा अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो कहीं पे भी मिल रहा हो, सर हम मान लेंगे आपको इंडिया में मिल रहा है।
सर नॉर्मली क्या होता है आरपीएफ आप डिपॉज़िट अभी करते हो, सर मिलता रिटायरमेंट के बाद है। तो डिपॉज़िट आप अभी करते जा रहे हो, ज़्यादा-ज़्यादा डिपॉज़िट कर दोगे, रिटायरमेंट के बाद आप इंडिया के बाहर चले जाओगे। बाहर चले जाओगे तो वहाँ आप रिसीव्ड बोलोगे, वहाँ रिसीव्ड बोलोगे तो टैक्स सरकार नहीं ले पाएगी। सरकार बोलती है हमें उससे कोई लेना-देना नहीं है। अगर तुम अभी डिपॉज़िट कर रहे हो, भले रिटायरमेंट के बाद मिले हम मानेंगे कि इंडिया में ही मिला हुआ है। अगर आप 12% ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हो आरपीएफ में या 9.5% ज़्यादा अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है आरपीएफ में, सर ये सब का सब माना जाएगा आपका इंडिया में रिसीव्ड है। इसका जो भी पैसा मिलेगा इंडिया में रिसीव्ड माना जाएगा। उसके अलावा कहता है कोई भी अगर एम्प्लॉयर है जो पेंशन फंड में जमा करवा रहा है, सर सेंट्रल गवर्नमेंट हो या कोई भी एम्प्लॉयर हो, सर ये भी मान लो आप। और सर लास्ट में कहता है कोई भी कंट्रीब्यूशन यूआरपीएफ में हो रहा है। सर यूआरपीएफ क्या होता है? अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हो ना अपनी सैलरी का या आपका एम्प्लॉयर कोई भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है ना, मान लो कि इंडिया में रिसीव्ड हो रहा है। सर कम रेलेवेंट पॉइंट है क्योंकि अभी तक आपने सैलरी टॉपिक पढ़ा नहीं है इसलिए सर इसको समझ पाना मुश्किल है। लेकिन अगर छोड़ूँगा तो फिर आपके मन में रहा ही नहीं जाएगी कि सर क्या होता है डीम्ड रिसीप्ट? बताओ क्या समझ में आया क्या कि सिर्फ़ 3 चीज़ें कुछ कुछ तो भी इसने बोला अपने को, कुछ तो भी 3 चीज़ें बोली इसने मेरे को 4 चीज़ें, कि अगर ये 4 चीज़ें होती है ना 3 चीज़ें 4 चीज़ें होती है ना, सर हम इसको डीम्ड रिसीप्ट मानेंगे। सर अगर आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन 12% से ज़्यादा हो गया, तो रिसीप्ट कहीं पे भी हो इंडिया में रिसीप्ट माना जाएगा। सर अगर आरपीएफ में इंटरेस्ट 9.5% ज़्यादा मिल गया, कहीं पे भी मिले इंडिया में माना जाएगा। अगर सर पेंशन फंड में कोई भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, कहीं पे भी मिले सर इंडिया में माना जाएगा। और सर लास्ट में कहता है अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में हो रहा है, यानी सर कोई पहचान का नहीं, कोई ऐसा नकली सा प्रोविडेंट फंड है, वहाँ अगर आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, आपका एम्प्लॉयर वहाँ कंट्रीब्यूशन कर रहा है, सर कहीं पे भी आपको उसका पैसा मिले, वो इंडिया में माना जाएगा, इंडिया में रिसीव्ड माना जाएगा। अरे बोलो ना, हाँ। नहीं सर क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरा सेकंड पार्ट भी डन है? इनकम रिसीव्ड इन इंडिया तो अपने को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। सर बैंक अकाउंट में आया या कैश इंडिया में मिला, हम रिसीव्ड मानेंगे। सर इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड दुनिया कुछ भी कर ले, इधर की इधर हो जाए, अगर ये कहीं पे भी मिल जाए, हम उसको इंडिया में रिसीव्ड मानेंगे। इसको हम इंडियन इनकम ही मानने वाले हैं। सर अब बचा इनकम अक्रू इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया। ऐसी इनकम जो इंडिया में अक्रू हो रही है, इंडिया में अराइज़ हो रही है, डीम्ड अक्रू हो रही है, डीम्ड अराइज़ हो रही है। इसके बारे में चर्चा करते हैं सेक्शन 9। सेक्शन 9 चर्चा करता है इसके बारे में। बाकी लोग मुझे बताओ ना समझ में आ रहा है क्या? ये सब बाउंसर जा रहा है। देखो ईज़ी टॉपिक जा रहा है अभी, इसमें कुछ टेक्निकैलिटी है नहीं, थोड़ा कांसेप्ट अच्छा मज़बूत चाहिए होता है, थोड़ा-सा अटेंशन चाहिए होता है, बाकी इसमें कुछ इतना है नहीं जिसमें आप कन्फ्यूज़ हो। और इसको जब समराइज़ करेंगे फिर तो जल्दी हो ही जाता है। बताओ ना मुझे जब तक रिस्पॉन्ड नहीं करोगे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता कि आपको दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देयर इज़ सर्टेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस ऑनलाइन क्लासेस। आ रहा है समझ में। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। सर सेक्शन 9 बात करता है इनकम कौन-सी इनकम अक्रूड मानेंगे, कौन-सी इनकम डीम्ड अक्रूड मानेंगे इंडिया में। सबसे पहला सेक्शन 9 में ना अपने पास सेक्शन 9(1) बोलता है, सेक्शन 9(1) बात करता है कि कौन-सी इनकम को हम अक्रूड इन इंडिया मानेंगे, डीम्ड अक्रूड इंडिया मानेंगे। सेक्शन 9(1) में ना क्लॉज़ेज़ हैं। बताया था ना डे 1 में एक सेक्शन होता है, सेक्शन नंबर, उसके बगल में सब सेक्शन होता है। सेक्शन के 1 के बगल में क्लॉज़ेज़ होते हैं। सर देयर आर 8 क्लॉज़ेज़ 1 से लेके 8 क्लॉज़ेज़ हैं, जो बताते हैं कि कौन-सी इनकम इंडिया में अक्रूड मानी जाएगी, कौन-सी इनकम इंडिया में डीम्ड अक्रूड मानी जाएगी। 8 क्लॉज़ेज़ हैं। परफेक्ट। 8 क्लॉज़ेज़ हैं जो बताते हैं कि इनकम कौन-कौन सी इंडिया में अक्रू मानी जाएगी, कौन-कौन सी डीम्ड अक्रूड मानी जाएगी। सबसे पहला क्लॉज़ बात करता है, अगर कोई भी इनकम इंडिया में हो रही हो या इंडिया के बाहर हो रही हो, कहीं पे भी हो रही हो, इंडिया में हो रही हो, इंडिया के बाहर हो रही हो, सर बिज़नेस कनेक्शन के थ्रू हो रही हो, फिर किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनकम के लिए हो रही हो या किसी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट से रिलेटेड हो रही हो, सर ये सारी की सारी इनकम को हम डीम्ड अक्रूड इन इंडिया माना जाएगा, डीम्ड अक्रूड इन इंडिया। ऐसा क्लॉज़ 1 कहता है, 8 क्लॉज़ है, 8 में से पहला क्लॉज़ ऐसा कहता है। मतलब क्या हुआ? आराम से आओ इधर।
इधर ध्यान से देखना। सर अगर कोई भी इनकम फ्रॉम बिजनेस कैरिड आउट इन इंडिया है इज टैक्सेबल इन इंडिया। इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉट कैरिड आउट ऑफ इन इंडिया कैन बी टैक्सेबल इन इंडिया बट ओनली इफ सर्टेन रीजनेबल पार्ट ऑफ इट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू ऑपरेशंस इन इंडिया। मतलब क्या कह रहा है सर, समझ। सबसे पहला सा सेक्शन 9 इनकम अक्रूड डीम्ड टू अक्रूड इन इंडिया क्या बोलता है? 8 क्लॉजेस पढ़ो। पहला क्लॉज क्या बोलता है सर? अगर कोई भी इनकम बिजनेस कनेक्शन से आ रही है, बिजनेस कनेक्शन मंजे होता है अगर कोई भी पर्सन इंडिया में बिजनेस कर रहा है, अगर कोई पर्सन इंडिया में बिजनेस कर रहा है तो हम उसको इंडियन इनकम मानेंगे। कोई दिक्कत नहीं, बेसिक से तो बात बता रहे हो, बेसिक से तो बात बता रहे हो। सेकंड चीज, सर इंडिया में बिजनेस नहीं कर रहा, इंडिया में बिजनेस नहीं कर रहा वो, लेकिन कुछ चालाकियां की उसने, कुछ चालाकियां की। सर कैसे चालाकियां की? एग्जाम्पल समझो इसका। तो चालाकियां कैसे कर रहा है वो बंदा? इंडिया में बिजनेस नहीं कर रहा लेकिन इंडिया में चालाकियां कर रहा है। कैसा चालाकियां कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल इंडिया है, कि यूएसए का डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप। सर डोनाल्ड ट्रंप को ना इंडिया में बिजनेस करना है, इंडिया में बिजनेस करना है। सर क्या बिजनेस करना है? सर चीकू पाउडर बेचता है, सर चीकू का पाउडर। चीकू समझते हो आप? कोई चीकू फ्रूट होता है, चीकू पाउडर बेचना है। तो चीकू पाउडर ये हर जगह बेचता है, फ्रांस में बेचता है, रशिया में बेचता है, सर सब जगह बेचता है, सर श्रीलंका में बेचता है, इवन पाकिस्तान में बेचता है। अब इसको इंडिया में बेचना है। सर अगर इंडिया में बेचने के लिए अगर इंडिया में आएगा तो इसने तो राहुल सर की क्लास दे रखी है, इसको तो पता है कि अगर इंडिया में बिजनेस करने आएगा तो इंडिया में टैक्स लग जाएगा। इसने क्या किया? क्या किया? सर इंडिया में एक एजेंट हायर किया, नेम्ड सनीश। सनीश नाम का एजेंट हायर किया दुनिया को दिखाने के लिए। बिजनेस सनीश कर रहा है लेकिन सनीश के पीछे कर कौन रहा है? डोनाल्ड ट्रंप बिजनेस कर रहा है। सर इसी प्रोविजन को टैकल करने के लिए सरकार बोलती अगर कोई कोई पर्सन है जो दिख रहा है बाहर बिजनेस कर रहा है लेकिन सर उसकी काफी सारी बिजनेस इनकम सिर्फ इंडिया से आ रही है, किसी के थ्रू कर रहा है, एजेंट के थ्रू कर रहा है, सर इस केस में इस डोनाल्ड ट्रंप की जो इनकम होगी ना सर इंडिया के ऑपरेशन से, सर इसको इंडियन इनकम मान लिया जाएगा। जो सनीश के थ्रू डोनाल्ड ट्रंप ऑपरेशंस कर रहा है ना सर, इसको इंडियन इनकम मान लिया जाएगा। नहीं सर मैंने क्या बोला? अगर कोई बिजनेस इंडिया में कर रहा है, मैंने बोला क्या अगर कोई बिजनेस इंडिया में कर रहा है इंडियन इनकम बन जाएगी, डीम्ड टू ऑक्यूराइजन हो जाएगा। तो अगर इंडिया में नहीं कर रहा लेकिन उसके कुछ ऑपरेशंस इंडिया को एट्रीब्यूट किए जा सकते हैं तो फिर भी वो इंडियन इनकम बन जाएगा, तो भी इंडियन इनकम बन जाएगा। तो अच्छा बताओ। इसको थोड़ी देर के लिए रोको, होल्ड पे डालो, पॉइंट को होल्ड पे डालो। फिर एक बार सीरीज चलने दो उसके बाद बात करेंगे। सर ये तो क्लॉज वन का पहला पार्ट है। सर क्लॉज वन का पहला पार्ट है, सर कहता है बिजनेस कनेक्शन से अगर इंडिया में कोई इनकम हो रही है उसको इंडियन इनकम मानेंगे। सेकंड चीज, अगर इंडिया में कोई प्रॉपर्टी लोकेटेड है और उससे कोई इनकम आ रही है, फॉर एग्जांपल सर अगर इंडिया में कोई प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल राहुल के पास नहीं सर, मान लो श्रेयांश सर के पास मुंबई में फ्लैट है। सर इंडिया में अगर प्रॉपर्टी लोकेटेड है ना तो उससे होने वाली जो भी इनकम है वो इंडियन इनकम बन जाएगी। यानी सर श्रेयांश सर के पास अगर मुंबई में फ्लैट है तो फ्लैट से आने वाला रेंट इंडियन इनकम बन जाएगा। फ्लैट अगर लीज पे दे रखा है तो लीज पे आने वाला लीज रेंटर इंडियन इनकम बन जाएगा। फ्लैट को अगर उन्होंने मॉर्गेज करके सर एफडी में पैसे कमा रहे हो तो एफडी का इंटरेस्ट भी इंडियन इनकम बन जाएगा। अरे बोलो ना, हाँ सर समझ में आ रहा है अपने को कि पहले तो बिजनेस अगर इंडिया में कर रहे हो या इनडायरेक्टली बिजनेस इंडिया में कर रहे हो तो उसको इंडियन इनकम मान लेंगे। फिर कहता है अगर कोई प्रॉपर्टी इंडिया में लोकेटेड है तो उससे जो भी इनकम हो रही है वो भी इंडियन इनकम बन जाएगी हमारी। फिर तीसरा कहता है अगर आप कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहे हो ना जो कि इंडिया में लोकेटेड है सर, वो भी इंडियन इनकम मानेंगे। यानी सर इंडिया में अगर मेरे पास प्रॉपर्टी है, इंडिया में अगर प्रॉपर्टी है और मैं उस इंडिया की प्रॉपर्टी को बेच रहा हूँ, जो कैपिटल गेन है वो भी इंडिया में ही टैक्सेबल होगा, वो भी इंडियन इनकम माना जाएगा। यार ये तो एक एक करके मेरी सारी इनकम को पकड़ता जा रहा है, समझ पा रहे हो? एक एक करके सारी इनकम्स को पकड़ रहा है, जो जो इनकम के पॉसिबल एवेन्यूज होते हैं ना वो सारी की सारी इनकम को पकड़ रहा है यहाँ पे ये। मेरी बिजनेस इनकम को पकड़ लिया इसने, मेरी रेंटल इनकम को पकड़ लिया इसने, अब इसने मेरी कैपिटल गेन की इनकम को पकड़ लिया। अगर कोई भी कैपिटल गेन होता है ना, तो एसेट लोकेटेड इन इंडिया है तो फिर उससे होने वाला कैपिटल गेन भी इंडिया में टैक्सेबल होता है। छोड़ भी तो रहा है, बोल रहा है इंडिया के बाहर कैपिटल एसेट रखो ना तो फिर इंडिया में टैक्सेबल थोड़ी कराएंगे।
बोलता है ना रेंटल इनकम इंडिया के बाहर रखो ना, इंडिया के बाहर एसेट रखो ना और रेंटल इनकम रखोगे तो फिर वहाँ टैक्सेबल नहीं कराएँगे, इंडिया में नहीं कराएँगे। यानी सर इंडिया में अगर बिज़नेस कर रहे हो या इंडिया में एसेट रख रहे हो आप या इंडिया में एसेट को ट्रांसफर कर रहे हो ना, इससे होने वाली जो भी इनकम है वो इंडियन इनकम मानी जाएगी। दिस इज़ ऑल अबाउट क्लॉज़ नंबर 1। क्लॉज़ नंबर 1 कहता है इनकम डीम्ड टू अक्रू अराइज़ इन इंडिया क्या होती है? सर जो भी बिज़नेस की इनकम इंडिया में कर रहे हो आप या फिर सर कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनकम इंडिया में आ रही है आपको या फिर सर कोई भी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट हो रहा है। सर कैपिटल एसेट म्हणजे घर बेच रहे हो, शेयर्स बेच रहे हो। सर अगर वो शेयर्स इंडिया के हैं, इंडियन कंपनी के हैं या फिर सर अगर वो कंपनी जो प्रॉपर्टी बेच रहे हो, प्रॉपर्टी इंडिया की प्रॉपर्टी है, जो भी इनकम है सर वो इंडियन इनकम मान ली जाएगी। क्लॉज़ 1 समझ में आया? सर इसको होल्ड पे डाल रहा हूँ मैं, आराम से आपको लास्ट में समझाऊँगा ये, बढ़िया सी चीज़ है। देखो एक बार, क्या कह रहा है? थोड़ा-सा इसने इसमें इनकम फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी एसेट सोर्स ऑफ इनकम सिचुएटेड इन इंडिया देन इनकम डीम्ड टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया फॉर एग्जांपल रेंट रिसीव्ड फ्रॉम बिल्डिंग इन इंडिया। सर कहता है अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो कि इंडिया में लोकेटेड है, कोई एसेट इंडिया में लोकेटेड है, सर कोई सोर्स ऑफ इनकम और क्या-क्या हो सकता है? सर फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी और सोर्स ऑफ इनकम है सर फॉर एग्जांपल कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, वहाँ से डिविडेंड आ रहा है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रखा है सर, वहाँ से डिविडेंड आ रहा है। सर कोई भी सोर्स ऑफ इनकम पॉसिबल हो सकता है। अगर वो सोर्स इंडिया में लोकेटेड है ना, तो उससे होने वाली सारी की सारी इनकम सब सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज़ 1 के पार्ट बी में से यानी सबसेक्शन बी में टैक्सेबल हो जाएगी। तो क्या याद रखना पड़ेगा? आप याद मत करो, मैं याद करवा दूँगा। मैं याद करवा दूँगा, इतना फ्रीक्वेंटली यूज़ करूँगा कि आपको याद हो जाएगा। फिर क्या ये समझ में आया कि अगर एसेट लोकेटेड इंडिया तो उससे रिलेटेड इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। आगे सर आगे देखो इसको। फिर कहता है इनकम थ्रू ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया वेदर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड इन इंडिया और नॉट। सर फॉर एग्जांपल एक है लोग क्या एक है मिस्टर रॉस रहते हैं यूएसए में। सर एक है मिस रेचल, ये भी रहती है यूएसए में। मिस्टर रॉस के पास एक दिल्ली का बंगलो है, दिल्ली में बंगलो है। सर ये मिस्टर रॉस ने मिस रेचल को बेच दिया और मिस रेचल ने उसके बदले उसको पैसे दे दिए। सर ये बिल्कुल इर्रेलेवेंट सी बात है कि पैसे मिले, इंडिया में मिले, इंडिया के बाहर मिले, कहीं पे भी मिले सर फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि क्या एसेट इंडिया का था? क्या इंडिया में था? राइट आंसर एसेट इंडिया में था। तो सर जो मिस्टर रॉस हैं, इसके हाथ में जो भी कैपिटल गेन आ रहा है ना, ये कैपिटल गेन इंडिया में ही टैक्सेबल होगा। लोगों के मन में सवाल आया, सर इंडिया में कैसे टैक्सेबल करवा लोगे? भाई जब वो बेचेगा प्रॉपर्टी अपनी, तो क्या भारत सरकार के रजिस्ट्रार को पता नहीं चलेगा कि प्रॉपर्टी बिक गई है? एंड सेकंड चीज़ हमारा फंडामेंटल जवाब हमको जज बन के सोचना है, वकील बन के नहीं सोचना है कि सरकार को कैसे पता चलेगा। सरकार को पता चल गया, उसके बाद जज क्या करेगा, क्या जजमेंट सुनाएगा, वो आपको सोचना है। इसलिए आपको ये मत सोचना कि सर कैसे पता चलेगा, ये मानो कि पता चल चुका है। तब क्या होगा, सर ये इंडिया में टैक्सेबल करवाया जाएगा मिस्टर रॉस के हाथ। क्लॉज़ 1 समझ में आया क्या? है ना ऐसे क्लॉज़ 1 समझ में आ गया? इसको यहाँ पे लिखते चलते हैं ना, इंडियन इनकम। इंडियन इनकम कौन-सी होती है? रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड रिसीव्ड इन इंडिया। डीम्ड रिसीव्ड इन इंडिया कैसे निकालते हैं? सेक्शन 7 बताता है। सेक्शन 7 क्या बोलता है सर? ग्रेटर देन 12% ऑफ आरपीएफ, सर 9.5% ऑफ इंटरेस्ट। उसके अलावा पेंशन में डिपॉजिट कुछ हुआ तो, या यूआरपीएफ में कुछ डिपॉजिट हुआ तो, अक्रूड, अराइज, डीम्ड अक्रूड और अराइज। सेक्शन 9, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 ठीक है। क्लॉज 1 क्या बोलता है? सर 3 बातें करता है। सर अगर बिजनेस कनेक्शन से आ रही हो, यानी सर बिजनेस इन इंडिया हो या फिर आउटसाइड इंडिया बट एट्रीब्यूटेबल टू इंडिया, आउटसाइड इंडिया बट पोर्शन एट्रीब्यूटेबल। फिर उसके अलावा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी लोकेटेड इन इंडिया, इनकम फ्रॉम एसेट लोकेटेड इन इंडिया। तीसरा क्या बोलता है? इनकम फ्रॉम
ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट लोकेटेड इन इंडिया। ये तो अपना क्लॉज 1 हो गया, क्लॉज 2 में आ जाए। क्या सोच पा रहे हो? जितने जितने हमारे मन में इनकम के पॉसिबल तरीके हो सकते हैं, उन सभी इनकम के तरीकों को इसने एड्रेस कर दिया। सर अभी आगे क्लॉज 2 देखो, क्लॉज 2 क्या कहता है? सर क्लॉज 2 क्या कहता है? सर कहता है एनी काइंड ऑफ, एक सेकेंड, एनी काइंड ऑफ सैलरी फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया शैल बी डीम्ड टू बी अर्न इन इंडिया। सैलरी को पकड़ लिया। सर कोई भी पर्सन अगर इंडिया में सर्विसेज दे रहा है और उसके बदले सैलरी ले रहा है, तो फिर वो इंडिया में मानी जाएगी। कोई भी पर्सन, सर कोई भी, सर कोई भी, सर फॉर एग्जांपल रॉस यूएसए से आया इंडिया में जॉब करने के लिए, सर अगर इंडिया में सर्विसेज दे रहा है और इंडिया में सैलरी मिल रही है उसको, सर वो इंडिया में इंडियन इनकम मानी जाएगी। भले रॉस 1 महीने के लिए क्यों ना आया हो ना, अरे रॉस रॉस नॉन रेसिडेंट क्यों ना बन गया हो ना, सर नॉन रेसिडेंट हुआ तो क्या हुआ, इंडियन इनकम पे तो टैक्स लगेगा ही लगेगा। इंडियन इनकम कौन सी? सैलरी की इनकम, इंडियन इनकम इनकम बन जाएगी। मैंने सर क्या बोला? सैलरी इनकम फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया शैल बी डीम्ड टू बी अर्नड इन इंडिया। सर कोई रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहा है तो वो भी डीम्ड टू बी अर्नड इन इंडिया माना जाएगा। यानी सर कोई भी सैलरी की इनकम अगर इंडिया में सर्विसेज देने के कारण हो रही है, तो वो भी डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया माना जाएगा, इंडियन इनकम माना जाएगा। ओ भाई साहब, ये तो मेरे दिल को पकड़ रहा है, ये तो मेरे दिल को पकड़ रहा है। जितनी इनकम पॉसिबल है सबको पकड़ रहा है सर। अभी सब पकड़ेगा, रुको तो सही। अभी सब पकड़ेगा, जहां तुम सोच नहीं सकते वहां तक जाएगा ये। सर सेकेंड, सैलरी फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया। सर व्हाट इफ, सर इंडिया में सर्विसेज रेंडर की गई लेकिन रिसीव यूएसए में हुई। फॉर एग्जांपल क्या हुआ, सर कोई यूएसए से रॉस आया, इंडिया में टीसीएस को सर्विसेज प्रोवाइड किया, सर वापस चला गया और यूएसए में हमने उसको पेमेंट किया, क्या वो सर्विसेज इंडिया में मानी जाएगी? सर पहले रिसीव्ड इन इंडिया नहीं है तो क्या हुआ सर, लेकिन रेंडर्ड तो इंडिया में है, इसलिए इंडिया में ही माना जाएगा, उसको इंडियन इनकम ही माना जाएगा। तीसरा, मेरा सवाल थोड़ी देर पहले हुआ था आपसे, मैंने आपसे एक सवाल किया था। सर अगर कोई फ्रांस का डिप्लोमेट अगर इंडिया में आके बैठ रहा है, अगर कोई फ्रांस का फॉरेन कॉन्सुलेट, फॉरेन डिप्लोमेट, फॉरेन एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफिसर अगर इंडिया में आ रहा है, तो उसको जो भी सैलरी मिल रही है, उसको जो भी सैलरी मिल रही है इंडिया में, वो रिसीव्ड इन इंडिया मानी जाती है। रिसीव्ड इन इंडिया मानी जाती है, यस सर, रिसीव्ड इन इंडिया मानी जाती है। क्या उसको इंडियन का मानेंगे? राइट आंसर इज यस, इंडियन का मानेंगे। सर क्या उसको टैक्सेबल करवाएंगे? राइट आंसर इज यस, टैक्सेबल करवा, सॉरी यस नहीं, उसको नो टैक्सेबल नहीं करवाते क्योंकि उसको आगे चल के भारत सरकार एग्जाम्प्ट डिक्लेयर कर देती है। एग्जाम्प्ट डिक्लेयर करती है सर, एग्जाम्प्ट डिक्लेयर होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है अपने को। सर व्हाट अबाउट आवर कॉन्सुलेट्स? अगर बाकी लोगों के कॉन्सुलेट्स हमारे देश में भरे पड़े हैं, तो हमारे यहाँ के भी तो कॉन्सुलेट कहीं ना कहीं होंगे सर। यानी अगर अमेरिका वालों को इंडिया आना है तो अमेरिका वालों को भी तो वीजा लगता होगा ना, तो हमारे लोग भी अमेरिका में होंगे ना बैठे हुए। हमारे लोग भी जापान में बैठे होंगे, हमारे लोग भी जर्मनी में बैठे होंगे, जिसको भारत सरकार पेमेंट करती होगी। भारत सरकार पेमेंट करती होगी। अब मुझे बताओ सर, वो तो इंडिया में रह भी नहीं रहे, वो तो इंडिया में रह भी नहीं रहे सर, बन गए नॉन रेसिडेंट। क्या उनको सैलरी इंडिया में मिलेगी? राइट आंसर, सैलरी इंडिया में भी नहीं मिलेगी क्योंकि वहां बैंक अकाउंट खोल के बैठे होंगे वो, तो वहां पे भी सैलरी नहीं मिलेगी उनको। सर लेकिन दे तो सरकार रही है, सर्विसेज तो भारत सरकार को दे रहे हैं लेकिन इंडिया में नहीं दे रहे। हम बताओ, इनको भी टैक्स लगाना है। तो सर इनको टैक्स लगाने के लिए आया क्लॉज 3, कहता है सर्विसेज ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू गवर्नमेंट। सर इसमें एक छोटा सा छूट एग्जेम्पशन दे रखा है, बोला कि उनको जो पर्क्स मिलते हैं ना, पर्क्स या फिर अलाउंसेस, पर्क्स मतलब क्या होता है? जो मंच खाते हैं, किटकैट खाते हैं, पर्क खाते हैं, वो नहीं। पर्क मतलब होता है परक्विजिट्स। परक्विजिट्स म्हणजे सर वहां अगर लंदन में रह रहे हैं वो, या फिर यूएसए में रह रहे हैं वो, या फिर अगर जापान में रह रहे हैं वो, तो जापान गवर्नमेंट ना उसको क्या करती है, उन लोगों को थोड़ा सा ना घर देती है।
थोड़ा-सा रहने के लिए घर दे दिया, कभी कार दे दी या फिर टेलीफ़ोन वगैरह दे दी। सर ये सब छोटे-छोटे परक्विज़िट्स, अलाउंसेस दे देती है वहाँ की उन उस देश की सरकार कि उनको रहने में दिक्कत नहीं। ज़ाहिर-सी बात है ना, अगर इंडिया वाला बंदा अगर जापान में जा रहा है उसको वो थोड़ी आती है, लैंग्वेज थोड़ी आती है। रहने के लिए घर का भी अता-पता नहीं, कहीं दूर घर ढूँढेगा सस्ते के चक्कर में। इसलिए हर देश की गवर्नमेंट कुछ एक एरिया डेडिकेट करती है अपने कैपिटल में, ताकि एम्बेसी वाले लोग वहाँ रह सकें। अगर आप साउथ दिल्ली कभी जाओगे तो साउथ दिल्ली में आपको ऐसा एरिया मिलेगा, बहुत सारे एम्बेसीज़ हैं वहाँ पे। तो अगर कोई भी फॉरेन गवर्नमेंट उन डिप्लोमैट्स को अगर कोई परक्विज़िट दे रही है या फिर अलाउंस दे रही है, तो वो उनके हाथ में एग्ज़ेम्प्ट हो जाता है। यानी सर अगर भारत सरकार जो पेमेंट कर रही है ना सिंपल, वो टैक्सेबल होने वाला है। भारत सरकार जो भी उन डिप्लोमैट्स को पेमेंट कर रही है, वो टैक्सेबल हो जाता है। क्या ये पॉइंट समझ में आया सर्विसेज़ ऑफ डिप्लोमैट्स? नहीं उगती, नहीं होगी। देखो इंडियन इनकम निकालने के तरीके यही है जो मैंने आपको बताया। आप कितने ही सवाल पूछ लो मेरे से, मैं घुमा-फिरा के आपको बोलूँगा क्या वो रिसीव्ड इन इंडिया है? नहीं। अगर वो डीम्ड रिसीव्ड इन इंडिया है? नहीं। क्या वो डीम्ड अक्रूवराइज़ इन इंडिया है? क्या सर वो बिज़नेस इन इंडिया के कारण हो रही है? अगर नहीं हो रही, तो फिर नहीं लोगे आप। सर क्या सैलरी सर्विसेज़ इन इंडिया के कारण हो रही है? नहीं हो रही, आप आगे बढ़ जाओगे। क्या सर वो कोई फॉरेन डिप्लोमैट को गवर्नमेंट सर्विसेज़ दे रही है? ना जी, नहीं है। फिर क्या डिविडेंड सर्विसेज़ है? क्या है वो? नहीं है। आपको सिर्फ़ इसी से पकड़ना है, सिर्फ़ इसी को पकड़ना है। आप कोई सवाल पूछोगे मैं आपको इन्हीं क्लॉज़ेज़ को रिपीट करवा दूँगा, इन्हीं क्लॉज़ेज़ पे लेके आ जाऊँगा। सिंपल फंडा है इतना ही। भाई देखो हम इनकम टैक्स पढ़ने वालों को ना एक चीज़ बहुत अच्छे से आती है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेज़ में हमको लकीर का फ़कीर बन के रहना है। लकीर का फ़कीर समझते हो? एक्ट बोलेगा तो होगा, नहीं बोलेगा हम कुछ नहीं बोलने वाले, हम आर्ग्यू नहीं कर सकते। आप जितने सवाल मेरे सामने लेके आ जाओगे, मैं आपके सामने सेक्शन कोट कर दूँगा, बोलूँगा सेक्शन पढ़ो, सेक्शन में समझ में आ रहा है क्या? ऐसा टैक्सेबल होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? युक्ति आपके क्वेश्चन का सवाल सेक्शन नहीं कह रहा, नहीं होगा। सवाल कुछ भी हो सकते हैं, आंसर ऐसे ही आने वाला है। और मैं बता दूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं जवाब देना नहीं चाह रहा, जवाब मैंने दिया इसका। लेकिन एग्ज़ाम में आपके सामने अगर कोई क्वेश्चन आता है तो कैसे डील करोगे आप? एग्ज़ाम में अगर कोई नया क्वेश्चन आता है तो कैसे डील करोगे? सवाल बहुत अच्छा था युक्ति आपका, बहुत अच्छा सवाल था। पेपर में आ सकता है ये क्वेश्चन। आप कैसे डील करोगे? सेक्शन 9 रेफर करो ना, सेक्शन 7 रेफर करो ना। इंडियन इनकम पकड़ो, इंडियन इनकम है तो टैक्सेबल होगी, नहीं है तो नहीं है। कैसे चेक करोगे इंडियन इनकम? इसी सेक्शन को वापस पढ़ो। परफेक्ट सर। सर अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी अगर इंडिया में या इंडिया के बाहर डिविडेंड दे रही है, वो डिविडेंड हमेशा इंडियन इनकम माना जाएगा। सर ये पॉइंट ना मुझे थोड़ा-सा अटपटा सा लगता है। क्यों अटपटा लगता है सर पता? ऊपर जब हमने बोला ऊपर जब हमने यहाँ पे कवर कर लिया कि कोई भी अगर एसेट लोकेटेड इन इंडिया है, अगर कोई भी एसेट लोकेटेड इन इंडिया है, उससे होने वाली इनकम हमेशा इंडियन इनकम होती ही होती है। और हमने एक तरीके से डिविडेंड को भी कवर कर लिया ना, शेयर्स अगर कवर कर रहा है तो डिविडेंड भी कवर कर लिया ना। लेकिन यहाँ पे वो डिविडेंड को अलग से देता है ताकि डाउट नहीं आए लोगों के मन में। लोगों के मन में डाउट नहीं आए कि सर डिविडेंड से इनकम जो हो रही है वो इंडिया में टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी? एंड आंसर इज़ ऑलवेज़ विल बी इंडियन इनकम। जो भी डिविडेंड से होने वाली इनकम है वो हमेशा इंडियन इनकम होगी, भले इंडिया में मिल रही है या फिर इंडिया में नहीं मिल रही। कहीं पे भी हो सर हमेशा इंडियन इनकम ही मानी जाएगी। गॉट इट सर? समझ में आ गया अच्छे से अपने को? डिविडेंड इनकम इंडिया में रिसीव हो रही, बाहर हो रही, कहीं पे भी इंडियन इनकम ही मानी जाएगी। मुझे लगता है आज के दिन में अपने को यहाँ क्लोज़ करना पड़ेगा क्योंकि कल के दिन के लिए अपने को थोड़ा टेक्निकल टॉपिक्स है वो। जो आगे के टॉपिक्स है थोड़े से ज़्यादा टेक्निकल है। इंटरेस्ट इनकम हो गया, एफटीएस हो गया, रॉयल्टी हो गया। इसमें थोड़ा-सा आपका ना आधा घंटा मुझे लगेगा और अभी टाइम अपने पास कम है। इट इज़ ऑलरेडी 12:20। आपकी शायद लॉ की क्लास होगी 12:30 से 10 मिनट का, आपको भी ब्रेक ज़रूरी है। एक बार जल्दी से रिविज़िट करते हैं आज के दिन में क्या पढ़ा हमने। तो रिविज़िट इज़ इम्पोर्टेंट। रिविज़िट।
सबसे क्या करूँगा मैं रिविज़िट टॉपिक डाल दूँगा ताकि डे एंड में हमने जो भी पढ़ा आपके सामने वही रहे। कोई बोर्ड नोट्स अगर प्रिंट निकलवा के पढ़ना चाह रहा है तो उसके सामने बहुत अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हमने चालू किया था डीम्ड रेसिडेंट के बारे में। सर अगर कोई भी इंडियन सिटीज़न है या फिर सर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जिसकी सर टोटल इंडियन इनकम आप ग्रेटर देन 15 लाख की है और नॉन रेसिडेंट ऑफ एनीवेयर है, तो उस केस में उसको हम आरएनओआर बना देंगे इंडिया में। उसके अलावा सर हम आए थे एचयूएफ के रेजिडेंशियल स्टेटस में। एचयूएफ के रेजिडेंशियल स्टेटस में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सर एचयूएफ के अफेयर्स इंडिया से मैनेज हो रहे हैं, अफेयर्स फ्रॉम इंडिया। अगर सर अफेयर्स इंडिया से मैनेज हो रहे हैं, तो उसको रेज़िडेंट मान लेंगे, अदरवाइज़ सर नॉन रेज़िडेंट मान लेंगे। तो अगर रेज़िडेंट भी मान लिया, तो अपने को देखना पड़ेगा क्या कर्ता सेक्शन 66 की दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है? अगर येस है, तो उसको आरओआर बना लेंगे और उसके अलावा आरएनओआर बना देंगे। सर उसके अलावा अगर कोई फर्म है, कोई एओपी है, कोई एजेपी है, कोई बीओआई है, सर इस केस में क्या करते हैं सर अफेयर्स को ही वापस पकड़ेंगे, अफेयर्स को, येस इंडिया से, तो इस केस में रेज़िडेंट बन जाएगा, सर अदरवाइज़ एल्स में आउटसाइड बन जाएगा नॉन रेज़िडेंट। सर कोई कंपनी है, कंपनी केस में क्या करेंगे सर कंपनी का रजिस्ट्रेशन पकड़ते हैं, रजिस्ट्रेशन इन इंडिया, अगर रजिस्ट्रेशन इंडिया में हो रहा है तो येस रेज़िडेंट बन जाएगी। तो अगर नॉट रजिस्टर्ड है, उस केस में क्या पकड़ोगे उसका पोएम पकड़ोगे, अगर पोएम है इंडिया में तो येस रेज़िडेंट बन जाएगी, अदरवाइज़ सर क्या बन जाएगी नॉन रेज़िडेंट बन जाएगी। सर अगर कोई भी हमारे सामने रेज़िडेंट ऑर्डिनरी रेज़िडेंट उसके लिए क्या होगी सर इंडियन इनकम भी टैक्सेबल हो जाएगी, प्लस फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल हो जाएगी, प्लस इनकम फ्रॉम बिज़नेस, प्रोफेशन कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया आ जाएगा, इंडिया। सर यही अगर कोई आरएनओआर आ जाता है सर इस केस में क्या हो जाता है? इस केस में हमारी इंडियन इनकम टैक्सेबल हो जाती है, फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होगी लेकिन ये इनकम फ्रॉम बिज़नेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया आ जाएगा अपना। तो यही अगर कोई नॉन रेज़िडेंट आ जाता है उस केस में क्या होगा? इस केस में ना फॉरेन इनकम टैक्सेबल होगी, ना ही ये इनकम टैक्सेबल होने वाली है। सर अगर यही कोई कोई और टाइप है फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेज़िडेंट होता है, नॉन रेज़िडेंट होता है। तो रेज़िडेंट के लिए इंडियन इनकम प्लस फॉरेन इनकम और नॉन रेज़िडेंट के लिए इंडियन इनकम ही टैक्सेबल हो जाती है। इतना हमने पढ़ा था। फिर हमने चालू किया था सर इंडियन इनकम कौन-सी होती है? इंडियन इनकम मतलब क्या होता है? इनकम अक्रूड इन इंडिया, उसके अलावा इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और इनकम डीम्ड रिसीव्ड इन इंडिया। अक्रूड इंडिया के लिए सेक्शन 9 चर्चा करेगा, डीम्ड रिसीव्ड के बारे में सेक्शन 7 चर्चा करेगा, रिसीव्ड इन इंडिया यानी जो बैंक अकाउंट में रिसीव हो रहा है या इंडिया में कैश रिसीव हो रहा है। सेक्शन 7 क्या बात करता है सर अगर ग्रेटर देन 12% ग्रेटर देन 9.5% अगर आप आरपीएफ में कुछ आपको मिल रहा है तो। सर पेंशन फंड में आपका डिपॉज़िट किया जा रहा है जो भी मिलेगा सर का डीम्ड रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा और उसके अलावा यूआरपीएफ में जो भी डिपॉज़िट हो रहा है सर वो डीम्ड रिसीव्ड इन इंडिया माना जाता है। सर सेक्शन 9 के बारे में अगर मैं बात करूँ सेक्शन 9(1) सर 8 क्लॉज़ेज़ के बारे में चर्चा करता है। क्लॉज़ नंबर 1 क्या बोलता है? सबसे पहले क्लॉज़ नंबर 1 3 चीज़ों के बारे में बात करता है। जो भी बिज़नेस इन इंडिया वो तो दी इंडियन इनकम ही होगी। बिज़नेस इन इंडिया इज़ इंडियन इनकम। या फिर सर अगर इनडायरेक्ट बिज़नेस है, सर बिज़नेस कनेक्शन बन रहा है सर इनडायरेक्ट बिज़नेस यानी अगर कोई भी किसी के थ्रू बिज़नेस कर रहा है, तो वो भी इंडियन इनकम मानी जाएगी। सेकंड चीज़ हमने पढ़ी थी कि अगर प्रॉपर्टी लोकेटेड इंडिया है, प्रॉपर्टी इन इंडिया उससे रिलेटेड कोई इनकम है, प्रॉपर्टी इन इंडिया है और उसकी इनकम है, तो वो भी इंडियन इनकम मानी जाएगी। उसके अलावा सर अगर कोई कैपिटल एसेट है इन इंडिया और उसका ट्रांसफर हो रहा है, उसको भी इंडियन इनकम मान लेंगे। फॉर एग्जांपल रॉस रेचल ने अगर दिल्ली का फ्लैट बेचा तो। सेकंड केस है अगर सैलरी दे रहे हो आप, अगर सैलरी मिल रही है किसी को भी, किससे सैलरी मिल रही है? इंडिया में सर्विसेज़ देने के कारण सैलरी मिल रही है। सर रेज़िडेंट और नॉन रेज़िडेंट में फ़र्क नहीं पड़ता, उसको इंडियन इनकम मानेंगे। उसके अलावा सर अगर कोई फॉरेन कॉन्सुलेट्स है, फॉरेन डिप्लोमैट्स हैं, सर उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैलरी दे रही है, तो फिर वो सैलरी बन जाएगी इंडियन इनकम। सर ध्यान देना पड़ेगा इनको जो पर्क्स मिलते हैं ना पर्क्स पर्क्स यानी सर जो घर मिलता है रहने को, सर गाड़ी मिलती है प्लस टेलीफ़ोन अलाउंसेस वगैरह ये सब जो मिलते हैं, ये हमारे इनके एग्ज़ेम्प्ट हो जाते हैं इनके हाथ में। उसके अलावा सर हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा अगर कोई भी डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड किसको मिलता है? डिविडेंड अगर कोई भी इंडियन कंपनी दे रही है किसी को, सर रेज़िडेंट को दे रही है, नॉन रेज़िडेंट को दे रही है, फ़र्क नहीं पड़ता। सर इंडिया में दे रही है, आउटसाइड इंडिया दे रही है, सर फ़र्क नहीं पड़ता। सर ये हमेशा इंडियन इनकम माना जाएगा। इतना हमने आज के दिन में पढ़ा। क्लॉज़ नंबर 5 से अपने को कल के दिन में चालू करना है। तो कैसा लगता है आपको स्टाइल डेली सुबह को एक बार रिवाइज़ करना, बाद में रिवाइज़ करना? क्या कांसेप्ट में ग्रिप आती है? कितनी टेक्निकैलिटी पे घुस जाए? मुझे लगता है कि इससे काफ़ी हद तक ना एक ब्रॉडर पिक्चर मिल जाती है कि पढ़ा क्या हमने आज के दिन में। हैंडराइटिंग पे आप फ़ोकस नहीं करो, स्पीड के चक्कर में हैंडराइटिंग कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है।
तो ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। मुझे रिव्यू बताना क्या ऐसा तरीका आपको पसंद आ रहा है? कल के दिन में अपने को बढ़िया टेक्निकल चीज़ पढ़नी है और कल के दिन में हम बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली मंडे को होगा। अगर आपके पास इस चैप्टर का पीडीएफ आ चुका है तो प्रिंट आउट निकाल लेना, अदरवाइज़ आपके लिए बुक भी डिस्पैच की जा चुकी है आई गेस या शायद आज हो जाएगी डिस्पैच। तो वो बुक्स की भी दिक्कत नहीं आएगी या मंडे को शायद डिस्पैच कर ही देंगे आई गेस आई एम नॉट श्योर कि डिस्पैच कब करेंगे। परफेक्ट। तो आपको आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर निकाल लेना। हम मंडे को इस चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। टाइम मिलता है तो करेंगे, नहीं तो परसों ट्यूसडे को तो कर ही लेंगे। ठीक है? क्लियर है सब? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर बीइंग सच अ नाइस स्टूडेंट्स। एक्टिव रहना है आपको क्लास में। पूरे इनकम टैक्स के बैच के दौरान हमको सेम एनर्जी मेंटेन करके चलनी है। ठीक है? तो इसको ध्यान देना। एंड आज से रिद्धि मैडम की क्लास 2 बजे से होगी। मैं 11 बजे रिद्धि मैडम के बदले ले रहा हूँ। तो यू हैव टू गिव सर्टेन एनर्जी टू मी, जो एनर्जी मैडम की क्लास में देते हो वो एनर्जी मेरे को चाहिए। ठीक है? तो कल के दिन में नहीं, मंडे को वी विल सी यू। सेम एनर्जी, सेम एक्साइटमेंट एंड एंथुसियाज्म। लव यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर। स्ट्रीम में 1 मिनट बाद ऑफ करूँगा, तब तक के लिए कोई मन में डाउट, संशय हो, गुड बाय, थैंक यू लिखना हो, लिख सकते हो। बाय बाय। चलो, सबका गुड बाय आ गया, सबका थैंक यू आ गया। सर 10 मिनट का ब्रेक ले लेने दो, 5 मिनट का ब्रेक ले लेने दो, उसके बाद जाते हैं। चलो ठीक है, मैं एंड कर रहा हूँ।